ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कहानी का मेन विलन है उसने हमारी हीरोइन को मारा है, बहुत बार मारा और हमेशा मारा है, लेकिन इस बार थाला फॉर रीजन वो 7वीं बार जन्म लेती है और पता नहीं क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो क्या इस बार भी वो उसे मार देगा या फिर कुछ अलग होने वाला है? हमें एक बहुत ही खतरनाक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी खूब मार धार हुआ था एकदम खतरनाक तरीके से, और यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम आर्नोल्ड था और उसी ने एकदम जंग शुरू कर दी रहती है और सभी लोग को वो मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बहुत ही ज्यादा बैडएस कैरेक्टर देखने में लग रहा होता है ये आर्नोल्ड। जो भी इसके सामने में आता है सभी मारा जाता है। तो यहाँ पे एक लड़की भी रहती है, ये पिंक बाल वाली, और ये यहाँ की मेन रहती है। तो ये आर्नोल्ड जो रहता है इसे ही मारने के लिए आ रहा होता है और वो जानती थी कि ये आर्नोल्ड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक प्रिंस है। लेकिन देख सकते हैं फिर भी इसमें जोश कितना ज़्यादा रहता है, इतने सारे लोगों को भाई ये अकेले ही निपटा दे रहा होता है एकदम खतरनाक तरीके से। अब यहाँ पे जब वो हमला करती है तो क्या होता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। अब आर्नोल्ड के ऊपर कोई और हमला करता है तो यहाँ पे इसे एक मौका दिखता है, तो ये जाती है हमला करने के लिए, मगर ज़्यादा कुछ होता नहीं है और हमें पता लगता है कि यहाँ पे इसकी मौत हो चुकी रहती है। तो अब ये सोच रही होती है कि मैंने ये ज़िंदगी तो जी ली, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम लूप को, और ये पहुंच जाती है जहाँ पे एक प्रिंस कह रहा होता है कि मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी है, तुम बहुत ज़्यादा दुखी होगी ना, क्यों, है ना। इसका नाम ऋषि रहता है। तो असल में ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये 7वीं बार हो रहा था, थाला फॉर रीजन हो रहा था, समझे। और ये सोच रही थी कि हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा यहीं से शुरुआत होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मगर इस बार मुझे क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है, ये तो 7वीं बार है और अब ये जारी होती है क्योंकि इसे अपनी एक नई जिंदगी और बढ़िया जिंदगी शुरू करनी है। इसने पहले भी 6 जिंदगी ऐसे ही गंवाई रहती है लड़ाई में, मगर अब ये एक और नई जिंदगी को जीने जा रही होती है। तो हमें पास्ट का पहला जिंदगी दिखाया जाता है, ठीक है, जब ये पहली बार थी और जब पहली बार प्रिंस ने इसके साथ सगाई तोड़ी थी तब इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो होता है ना कि इमोशनल वाला, कि मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो प्रिंस है वो बहुत ही बेकार इंसान है भाई, उसे सिर्फ चाहिए कि हाँ लोग मेरे आगे पीछे गिरे, लेकिन उसने इसे कह दिया कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके मदर फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे तुम किसी काम की नहीं हो ऋषि, तुम चले जाओ यहाँ से। अब इसके मदर फादर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं तो ये ऐसे ही जा रही होती और सोचती कि अब मैं क्या करूँ। तो आगे चलते चलते इसे दिखाई देते हैं मर्चेंट्स, ठीक है, और लेकिन वो थोड़े गुंडे टाइप के लग रहे होते हैं मगर वो मर्चेंट्स ही रहते हैं। और वो कहता है कि हम लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, वहाँ पे तुम चल सकती हो। तो वो देख के समझ गई रहती है और सोचती कि क्या मैं एक मर्चेंट बन जाऊं। लेकिन वो जो मर्चेंट रहता है वहां पर वो देखता है इसके कपड़ों के ऊपर और इसके अंगूठी के ऊपर, और वो समझ चुका रहता है कि ये पक्का किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, मगर ये ऐसे भाग के क्यों आई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रॉयल फैमिली वाले बंदे तब वो बोलता है कि तुम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, क्यों, है ना। तो वो बताती है कि हाँ मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और फिर अपनी कहानी भी उन लोगों को बताना शुरू कर देती है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ, इंगेजमेंट टूट गई और अब ये यहाँ पर है, इसके पास ना कोई घर है, इसके माता पिता ने भी इसे छोड़ दिया है। तो वो कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे पास ये बढ़िया मौका है। ऋषि को समझ में नहीं आता है तो वो कहती है कि आप ये अंगूठी लेंगी मेरी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम बस चलो हमारे साथ में। और फिर वो उसे बताता है कि देखो अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना ही तुम्हारा कोई है, ना ही तुम्हें किसी से मतलब है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम हमारी तरह मर्चेंट बन जाओ, ठीक है। और ये ऋषि की पहली लाइफ होती है, पहली लाइफ के बारे में हमें बताया जा रहा होता है। और ये सोच रही होती है कि हाँ चलो देखती हूँ कि आखिर मेरी डेस्टिनी में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मर्चेंट बनना भी एक बहुत ही मतलब अच्छा बात है और ये लोग बहुत ही अमीर मर्चेंट रहते हैं, ठीक है, कोई नॉर्मल वाले नहीं रहते काफ़ी ज़्यादा। और सोच रही होती है कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो चलो मर्चेंट ही बन जाती हूँ। तो ऋषि का जो मर्चेंट वाला काम रहता है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, मतलब इसे ज़्यादा दिन नहीं लगते और ये बहुत ही अच्छी मर्चेंट यहाँ पर बन गई रहती है, मगर एक लड़ाई के दौरान में उसकी मौत हो जाती है। फिर से अब पहुँचती है, फिर से टाइम ट्रेवल होता है, फिर से एक नई जिंदगी, यहाँ वापस से वही शुरू होता है। वो प्रिंस उससे एंगेजमेंट तोड़ लेता है मगर ऋषि को इस बार बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है मगर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। सोचती है कि क्या ये सच है, ये सपना, ये सच है, चलो फिर से चलती हूँ। इस बार मैं घर से ज़्यादा सामान उठा लूंगी ताकि जो मर्चेंट है मैं और तेज़ी के साथ बन सकूँ और ज़्यादा बड़ी मर्चेंट बन सकूँ। लेकिन क्या होता है कि इस बार उसने घर से सामान उठाया था तो इसे आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी और वो लोग उस वक्त तक निकल चुके रहते हैं। तो ये सोच रही थी क्या होते रही कि अब मैं मर्चेंट नहीं बन पाऊंगी, तो अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और ये इसी चीज़ में एकदम खोई हुई रहती है। तो इसे अपनी दादी की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था दवाइयों के बारे में। तो सोचती है कि इस बार मैं अलग तरीके से पैसे कमाऊंगी और इस बार ये मेडिसिन बनाती है, ठीक है, और मेडिसिन बेचती है। बिल्कुल जो मर्चेंट वाला सीन था ना वही सीन हुआ, इसमें ये बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है, ठीक है। लेकिन फिर से लड़ाई में मौत हो जाती है, सेम सेम हो रहा था, ठीक है। और फिर एक नई जिंदगी वापस से वहीं से शुरू हुई। ऋषि को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इस बार वो अलग जाती है, मतलब इस बार वो थोड़ा साइंटिस्ट वाला काम करती है। ऐसे करते करते
इसके जो लाइफ है वो चलते जा रहा होता है, ठीक है, तीसरी बार चौथी बार, लेकिन लगातार हमेशा लड़ाई में ही मौत होती है। और आपको पता है ना लड़ाई कौन शुरू करता है, बार बार एक ही बंदा, और ये प्रेजेंट की लाइफ होती है, ठीक है। और सोच रही होती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि थाला फॉर रीजन वाली जिंदगी में आखिर क्या है। मैं इस बार सीधे सीधे नहीं जाऊंगी, इस बार मैं काम करूंगी कि मैं खिड़की से निकल जाऊंगी, क्योंकि खिड़की से शॉर्टकट पड़ता है तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि वो जाती है तो जाके किसी बंदे से टकरा जाती है, और जब वो देखती है तो देख के हैरान हो जाती है कि अरे ये तो आर्नोल्ड है। और वो उसे कहती है कि मैजेस्टी आर्नोल्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आर्नोल्ड सुन के हैरान होता है और कहता है मैं पहली बार इस शहर में आया हूँ, तुमने मुझे आखिरकार कैसे पहचाना। तो वो कहती है कि मेरा नाम है ऋषि, और मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपसे टकराई गई, क्योंकि आर्नोल्ड बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, ठीक है। और वो बताता है कि मैं कोई मैजेस्टी नहीं हूँ, मैं अभी भी प्रिंस हूँ, क्योंकि मेरे फादर अभी भी जिंदा है, ठीक है। वैसे तुम आखिर इतनी तेजी में आखिर जा कहाँ रही थी, और मैं बता दूं कि मैं प्रिंस हूँ, मुझे मैजेस्टी मत बुलाओ। तो वो बताती है कि जी मुझे आप इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैंने कुछ बुरा बोला हो तो मेरी इंगेजमेंट टूट गई है, इसीलिए मैं अभी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। और ये कहने के बाद वो जाने लगती है। अर्नोल्ड देख रहा होता है कि यार ये क्या, लेकिन अर्नोल्ड ये चीज़ देख के एकदम हैरान हो जाता है कि भाई इतनी ऊपर से कूद कैसे गई, मतलब ये कूद गई भाई, जूता उतार के कूद जाती है, सिंड्रेला जैसा ही, ठीक है, वैसा वाला। और फिर वो जाने लगती है, और यहाँ ये सोच रहा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तब इसका दोस्त आता है, तब ये कहता है कि चलो घोड़ा गाड़ी जल्दी निकालो, हमें कहीं पे जाना है। अर्नोल्ड को पहली बार किसी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट आ गया था, वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से। आगे हमें ऋषि को दिखाया जाता है, जब वो घर पहुंचती है तो देखती है इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए। तो वो जो प्रिंस रहता है वो यहीं पे रहता है, और कहता है कि वो मैं जानता हूँ तुम्हें काफी बुरा लगा होगा, तुम काफी बेइज्जत महसूस कर रही होगी क्योंकि मैंने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी, क्यों, है ना। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं शादी कर लूंगा तुमसे, कोई ऐसा बिल्कुल वैसा वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सोच रही होती है कि ये बेवकूफ प्रिंस समझता गया अपने आप को, इसे लगता है कि मैं इससे शादी करूंगी, मैं इसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। और ये यहाँ पे इसे एकदम बोलते जा रहा होता है कि क्या कहती हो, हाँ तुम अगर चाहो मेरे सामने गिड़गिड़ाओ तो मैं तुमसे शादी जरूर कर लूंगा। लेकिन ये चीज वो साफ साफ बोल देती है कि देख तू, मेरा तुमसे कोई भी इरादा नहीं है शादी वादी करने का, ठीक है। और जब वो ऐसा बोलती है तो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रिंस ने ऋषि को नहीं छोड़ा है, बल्कि ऋषि ने ही प्रिंस को छोड़ा है, और इसीलिए इंगेजमेंट टूट गई है। अब ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग एकदम जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पे प्रिंस का एकदम भद्दा मजाक उड़ चुका रहता है, और प्रिंस कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम क्या करना चाहती हो, शादी करना चाहती हो या फिर नहीं। तब तक प्रिंस की एक और फियोंसे वहां पे आ चुकी रहती है। प्रिंस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फियोंसे रो रही है, ठीक है, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ऋषि बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाली थी। वो कह रही थी कि देखो मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तू अपना काम कर, प्रिंस होगा तू अपने घर का, लेकिन मेरा नहीं, ठीक है। और यही बात वो उसके फियोंसे को भी बता रही होती है कि अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, अपने शर्त पे जिंदगी जियो, किसी के अंडर में आके नहीं जीने का, ठीक है। और वैसे ही तुम्हें पता है तुम्हारी और इस प्रिंस की शादी क्यों हुई है, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से समझौता करना चाहते हैं, वरना ये प्रिंस इतना ज्यादा ठरकी है कि ये सबसे ही शादी कर लेगा। और ये सुनने के बाद तो भाई प्रिंस जमीन पे ही गिर जाता है। और मारी कह रही होती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऋषि कहती है कि देखो मारी, तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीनी चाहिए, ठीक है, तुम इसके बारे में मत सोचो। मैं देख के बता सकती हूँ कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा निराश होने वाली हो, अगर तुम अभी से ही इसके कंट्रोल में रहोगी, या फिर तुम अभी से ही अपना फैसला नहीं ले पाओगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें फ्यूचर में आके, इसलिए मैं चाहती हूँ। और यहाँ पे मारी सब समझ भी रही होती है। तब ये यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कोई पीछे यहाँ पे इसके आ चुका रहता है और कहता है कि मैडम ऋषि, क्या आपके पास 1 मिनट टाइम होगा मुझसे बात करने के लिए। तो इसे एकदम ऐसा लग रहा होता है कि वही जो प्रिंस है वही आ गया है, तो ये तुरंत ही अपनी जो स्वॉर्ड रहती है उसे निकालती है और हमला करती है। मगर ये तो आर्नोल्ड रहता है और उसने ब्लॉक किया रहता है। भाई आर्नोल्ड बहुत ही खतरनाक प्लेयर रहता है, ठीक है, तो इसने ब्लॉक कर लिया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है। और ये देख के ऋषि हैरान हो गई थी कि आखिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे आर्नोल्ड। और फिर वो उससे माफी मांगती है, तो वो कहता है कि तुमने ये स्वॉर्ड फाइटिंग कहाँ से सीखी, बहुत ही अच्छी है। ऋषि कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि आखिर मैंने ये कहाँ से सीखी है, ठीक है, और मेरा काम है तो मुझे यहाँ से जाना है। तो वो लोग बुराई करने लगते हैं आर्नोल्ड के बारे में कि ये बंदा कौन है। तब ये कहती है कि ये आर्नोल्ड है और ये प्रिंस है। तब सबको पता लगता है कि भाई आर्नोल्ड है ये, क्योंकि आर्नोल्ड का नाम सुन के सबके फटके हाथ में आ जाती है। सब जानते थे कि आर्नोल्ड कितना ज्यादा खूंखार है और कितना ज्यादा ताकतवर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई आर्नोल्ड यहाँ पे आया है, मतलब इस जगह पे आर्नोल्ड आया है, आखिर वो क्या करना चाहता है। ऋषि सोच रही होती कि इसी बंदे के कारण मैं अपनी पिछली जिंदगी में मर गई थी और यही हमेशा वॉर शुरू करता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी मौत हो जाए। मैं अपनी जिंदगी चेंज करूंगी। लेकिन जो आर्नोल्ड रहता है वो कहता है मैं आपका वक्त चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे। अब यहाँ पे वो सीधे उसे प्रपोज कर देता है इतने सारे लोगों के सामने। ऋषि के भी एकदम होश उड़ जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। मतलब
जिस बंदे के कारण पिछली जिंदगी में मौत हुई थी और हो भी सकती है इस जिंदगी में, अब वही प्रपोज। सभी लोग यहाँ पे चौंके हुए रहते हैं, मगर जो ऋषि रहती है वो सबसे ज्यादा चौंकी हुई थी और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हालांकि ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इसने आर्नोल्ड को मना कर दिया। इतनी देर में किंग भागते हुए वहां पे आते हैं और अपने बेटे का सर पकड़ते हैं और उसका सर जमीन से दे मारते हैं और कहते हैं कि आर्नोल्ड सामा, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। अगर हमारी तरफ से कुछ भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि आर्नोल्ड एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का प्रिंस रहता है, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं और सब जानते हैं कि उसकी फाइटिंग पावर कितनी ज्यादा है। तो आर्नोल्ड उससे कहता है कि देखिए, अगर आप चाहें तो आपके देश और हमारे देश के बीच में संबंध अच्छे बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले मिस ऋषि को मनाना पड़ेगा, ये अब आपके हाथों में है। तो महाराज ऋषि से कहते हैं कि प्लीज आप इनकी बात मान लीजिए। अब ना चाहते हुए भी उसे टेबल पे आना पड़ता है। वो पूछती कि आखिर क्या बात है। तब वो कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन वो कहती है कि ऐसे कैसे। वो कहता है कि ऐसे कैसे, जैसे भी, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, जैसे भी तुम मानो, ठीक है। तब वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो मैं चलूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें माननी पड़ेगी। तो वो कहता है जो तुम चाहोगी मैं वो सब लाके तुम्हें दूंगा। तब ऋषि बताती है कि ठीक है, शादी के बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहने वाली हूँ, और शादी का जितना भी सामान रहेगा तुम हमारी कंपनी से खरीदोगे। जो भी मेरा मन करेगा मैं महल में वो करूंगी, जहां जाने का मन करेगा, जहां जो करने का मन करेगा मैं वही करने वाली हूँ, तुम कोई नहीं होगे मुझे रोकने टोकने वाले। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल देता है अर्नोल्ड की हाँ हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा जैसा मन करे, जहां जाने का मन करे, जो करने का मन करे, तुम वो सब चीज कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ। ये सब सुन के ऋषि एकदम हैरान तो हो गई थी, मगर ये सब ऋषि का एक प्लान ही रहता है। और वो सोच रही थी कि आखिर ये इतनी आसानी से मान कैसे गया, मतलब इतनी आसानी से तो ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था और आगे चल के मेरी फ्यूचर की जिंदगी भी ये खराब करने वाला था। लेकिन खैर छोड़ो, अब ये सारी बातें मान चुका है तो ये सादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है चलो, अब हमारे चलने का यहाँ से वक्त हो चुका है। तो अब एक नए एडवेंचर पे हमारी ऋषि निकल चुकी रहती है और ये एडवेंचर बहुत दूर का होने वाला था। तो ये दिन रात सो नहीं रही होती है, क्योंकि इसने कहा रहता है अर्नोल्ड को कि तुम मुझे टच नहीं करोगे, ठीक है, और वो टच करेगा तो ये उससे शादी नहीं करने वाली। और एक दिन ही ऐसी ही सो गई रहती है, इसकी आंख खुलती है, अर्नोल्ड इसे टच करने आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि अरे तुम मेरी स्वॉर्ड अपने हाथ में लेके सो गई थी, ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला था, बस अपनी स्वॉर्ड लेने वाला था। तो जैसे वो देखती कि अरे ये क्या मेरी, मुझे माफ कर देना यार, मैंने ये सब। लेकिन वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, क्योंकि तुम्हें मेरे प्रेजेंस का एहसास हो गया था। वो कहती कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ कि आखिर ये ट्रेनिंग मैंने कहाँ से की है। फिर वो बोलता है जैसा कि हमारे बीच में तय हुआ था, मैंने सारे जो भी सामान था वो तुम्हारी कंपनी से खरीद लिया और आजकल तुम्हारा कंपनी मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है। वैसे यही सब तो ये चाहती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि इनके कैरेज के ऊपर हमला हो चुका है। तो अर्नोल्ड कहता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आता हूँ, और वो उसे लॉक कर देता है भाई अंदर में। लेकिन ये लॉक नहीं रहने वाली थी, ये पिन से खोल लेती है भाई बहुत ही आसानी से। लेकिन जब तक ये बाहर निकलती है, जब तक इसका बाहर निकलने का टाइम होता है, तब तक वो देखती है कि अर्नोल्ड ने तो सभी बंदों को मार दिया था, और उसका ये रूप देख के वो एकदम डर गई रहती है कि भाई ये क्या हो रहा है। अर्नोल्ड इतनी बेरहमी से बंदों को मार रहा था, लेकिन एक बात रुको, वो किसी को जान से नहीं मार रहा था, वो बस उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, हल्का सा चोट दे रहा था, खरोच दे रहा था। इसका मतलब वो जान से नहीं मारना चाहता था, इतना ही बुरा नहीं रहता है। मगर यहाँ पे उसके कुछ सैनिक घायल हो गए थे, और फिर वो डैगर के पास जाके देखती है तो पता लगता है कि उसमें तो जहर रहता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये सैनिक मारे जाएंगे। इन्हें अभी भी पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे, और सोच रहे होते कि कहाँ से हम लोग वैद्य बुलाएं, आखिर क्या किया जाए, पास वाले गांव से बुलाया जाए क्या, लेकिन वो भी दूर है। तब ऋषि कहती है कि मैं बना सकती हूँ मेडिसिन। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसे पहले से नॉलेज रहती है अपनी पिछली ज़िंदगी की, क्योंकि इसने बहुत सारा नॉलेज गेन किया रहता है। तो ये यहाँ पर मेडिसिन बना तो लेती है, मगर सब लोग इसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो ऋषि को ऐसा लगता है कि कोई इस पे भरोसा नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भरोसा कैसे कर सकता है भाई। तो उसके बाद वो तुरंत ही डैगर को उठाती है और अपने आप को काट लेती है। वो अर्नोल्ड रोकने के लिए आता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। अब यहाँ पे ये लगा लेती है और कहती है कि देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये मेडिसिन लगाओ या तुम मारे जाओ, और यही वो लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और ये तो यहाँ पे अपना आराम से पत्ता उठा रही होती। उतनी देर में अर्नोल्ड आता है, कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा यार, तुम मतलब कैसे निकल गई थी वहां से। तब बताती है कि मैं, ये भी एक सीक्रेट है, क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी में ये मेड भी थी, तो इसने बहुत कुछ किया है भाई, मेड वाला काम भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। और फिर बता रहा होता है कि मेरे जो सैनिक है उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, उन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग मिली है, जो कुछ भी हो वो सब बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और तुमने आज उन सभी लोगों की जान बचाई है, इसके लिए मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और वो उसके सामने झुक जाता है। वो कहती है कि इतना करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आगे सोच रही होती कि यार ये वही पर्सन है क्या जो कि फ्यूचर में लड़ाई करवाने वाला है, हमेशा यही लड़ाई करवाता है। और फिर बोलने लगता है कि आगे तुम्हारे पास इतना सारा नॉलेज है और ये सारी चीज़ें,
मतलब तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन ऋषि कह रही होती है कि ना, इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वो कहती है कि आखिर ये सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। तब वो बताता है कि मैंने बोला है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है तो सब लोग तुम्हें घिन वाली नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि लगता है उन्हें कि तुम में कुछ खराबी है। लेकिन मैंने अपने फादर को ये बोला है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, उसकी एंगेजमेंट हो रही थी तो मैं उसे उठा के ला रहा हूँ, मतलब किडनैप करके ला रहा हूँ, ठीक है, वैसा वाला कुछ सीन रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि भाई ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे प्रिंसेस की तरह नहीं रहना पड़ेगा, मतलब तुम लोग मुझे बिल्कुल एक किसी घर आए मेहमान की तरह ट्रीट करने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद अब ये लोग आ चुके रहते हैं यहाँ महल में, और देख सकते हैं भाई ये जो शहर रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, बहुत विशाल का शहर रहता है हमारे आर्नोल्ड का, और सभी लोग उसका स्वागत भी कर रहे होते हैं, प्रिंस जो रहता है। हालांकि आगे कुछ दिक्कत हो गई थी तो वो कह रहे होते हैं कि अभी हम लोग तुम्हें महल में नहीं रख सकते, हमें तुम्हें गेस्ट रूम में ही रखना पड़ेगा। तो ये सुन के तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती, कहती कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब अर्नोल्ड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ऋषि इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रही है, मतलब लड़कियों को प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलता है तब ना खुश होगी, और इसे तो भाई नौकरों वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तभी इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। हालांकि इसे साइड में रहने के लिए एक रूम दिया रहता है, लेकिन बहुत बड़ा रहता है। यहाँ पे कुछ नौकर भी आ चुके रहते हैं, मतलब सैनिक आए रहते हैं। वो कहते हैं कि मैडम हमें बोला गया है कि हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तब वो लोग कहते हैं कि अरे मैडम कुछ तो बोलिए, कम से कम हम लोग ये फर्नीचर हटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो लोग तो फर्नीचर हटा रहे होते हैं और यहाँ पे ये काम कर रही होती है। असल में जो अर्नोल्ड है वो आगे चलकर युद्ध स्टार्ट कर सकता है, इसलिए इसने अर्नोल्ड से कहा था कि वो इसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि युद्ध कम होगा। लेकिन तब तक देखती है कि यहाँ पे कुछ मेट्स मिलके एक मेड को परेशान कर रही होती है, और उसे कह रही होती है कि हम लोग अर्नोल्ड सामा के मेट्स हैं, तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। उतनी देर में ऋषि आ जाती है उसे बचाने के लिए, और बोल रही होती है कि आज आज तुम लोग ज़्यादा कपड़े मत धोना क्योंकि आज बारिश होने वाली है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश होने वाली है। तो वो बताती क्योंकि चिड़िया उड़ रही है और हवा का व्यवहार इस तरफ से है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आज बारिश आने वाली है। लेकिन ये सारी मेड्स सोच रही होती है कि पता नहीं ये पागल लड़की कौन है, क्योंकि इन्हें ऋषि के बारे में बिल्कुल नहीं पता रहता है, और ये भी नहीं पता रहता है कि आखिर अर्नोल्ड इसे लेके आया है, क्योंकि वो तुरंत ही आया रहता है और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी रहती है। तो इन मेट्स को गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं ये नई वाली मेट समझती क्या अपने आप को। यही कहने के बाद वो तो चली जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस मेट का कपड़ा यहाँ पे गंदा हो गया रहता है, तो जो हमारी ऋषि रहती है कहती है कि चलो इसे साफ कर लेते हैं, बारिश होने से पहले हमें इसे साफ कर लेना चाहिए वरना ये और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और भविष्यवाणी इसकी सही रहती है कि बारिश हो जाता है, शाम में बहुत तेज़ बारिश हुई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी कि मेरा हमेशा से यहाँ पे आने का सपना था, मतलब मैं इस जगह पे आना चाहती थी, लेकिन कभी भी अपनी कोई भी ज़िंदगी में मैं यहाँ पे आ नहीं पाई। लेकिन आज आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, मैं यहाँ पे आ गई। पहले मैंने मर्चेंट ज्वाइन किया, फिर क्या क्या नहीं ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे पहले से ही कोई रहता है। और ऋषि कहती है कि तुम्हें ऐसे छुप छुप के मुझे नहीं देखना चाहिए, ये सब बहुत बेकार है, और तुम्हें मीटिंग से भाग के नहीं आना चाहिए था। तब अर्नोल्ड कहता है कि तुम मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मेरी प्रेजेंस को कैसे महसूस कर सकती हो। तब वो बताती है कि तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हारा जो ऑरा है वो थोड़ा सा भारी टाइप का है और नेगेटिव टाइप का भी है। तो वैसे वो सब क्या है, वो हॉस्पिटल देखो, वो सारी चीज़ें दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना। लेकिन अर्नोल्ड को लग रहा होता है क्या बेतुकी बात है, मतलब ये बेकार सा चीज़ किसको खूबसूरत लग सकता है। मगर वो बताती है कि मैं यहाँ पे बहुत दिन से आना चाहती थी, बहुत लंबे समय से, और तुम देखो कितनी प्यारी सी जगह पे पैदा हुए, मतलब ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे ये सारी चीज़ें देख के। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास सब चीज़ है यार, तुम्हारे पास नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, ब्यूटी विद ब्रेन हो, तुम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, मतलब तुम कहाँ थी इतने दिनों तक जो तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। ये सारी बात सुनने के बाद ऋषि को एक चीज़ याद आ जाती है अभी पास्ट की, कि इसकी मम्मी से कभी पढ़ाई नहीं करने देती थी, ना ही कुछ करने देती थी। वो कहती थी सिर्फ घर का काम करो, क्योंकि एक अच्छी हाउस वाइफ सिर्फ घर का काम अच्छे से करे तो बाकी पूरा ज़िंदगी उसका आराम से कट जाएगा। लेकिन ये तो कुछ और ही करना चाहती थी, अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहती थी, मगर कहाँ। लेकिन अब ये अपने शर्तों पे ज़िंदगी जी सकती है और बताती है कि मैं अपनी लाइफ खुद से चूज़ करूँगी कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये सुन के अर्नोल्ड और भी ज़्यादा उसे खुश हो जाता है, और फिर उसके गाल को मतलब ऐसे टच कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें टच कर दिया। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें शादी से पहले टच नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें टच कर दिया, तो प्लीज़ तुम इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना। और यही कहने के बाद वो जाने लगता है। ऋषि सोच रही होती कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा अजीब है, समझ में नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे प्यार होने लगा था। तो ऋषि की आंख यहाँ पर खुल चुकी रहती है, हालांकि उसे पहले उठना था, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा लेट से हुई उठी रहती है, और कोई दरवाजे पे आ भी गया था उसे उठाने के लिए, कोई और नहीं बल्कि ओलिवर रहता है। वो कुछ पूछने के लिए आया रहता है। हालांकि रीसू उसे देख के समझ चुकी थी कि ये उसे ऑब्जर्व करने के लिए आया हुआ है, तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अच्छी तरीके से जांच सकते हो। तो इसके लिए ओलिवर माफी मांगता है और कहता है कि अर्नोल्ड ने मुझसे ये सब करने को कहा था। वो कहती है कि तुम तो अर्नोल्ड को बहुत पहले से जानते हो, तो तुम तो काफी कुछ इसके बारे में जानते होगे, आखिर वो मुझसे शादी क्यों कर रहा है।
ओलिवर कुछ नहीं बता पाता है, कहता है कि ये पता नहीं, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। तो मैं लगभग उसे 10 साल से जानता हूँ। हालाँकि अब बताने लगता है कि देखिए कल हमारे पास पार्टी है और ये सारे मेंबर्स की लिस्ट है। तो पार्टी होने वाली है, तो उसके लिए आपसे उसने बोला है कि आपको सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे क्योंकि आप उसकी होने वाली वाइफ़ है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है चलो अरेंजमेंट्स देख लूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आने वाले रहते हैं, अलग-अलग किंगडम के अलग-अलग लोग आने रहते हैं क्योंकि वो लोग अर्नोल्ड को अपनी बेटी दिखाने वाले थे। किसी को ये नहीं पता था कि अर्नोल्ड ने पहले से ही अपनी वाइफ़ चुन ली है, सबको लग रहा होता है कि आज यहाँ पे चुनाव होगा। फिर हम देखते हैं कि आती है वो अर्नोल्ड के पास में, जहाँ वो देखता है तो ये सोच रहा होता है कि मतलब तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तब वो कहती है क्योंकि इसलिए लोग मुझे यहाँ पे प्रिंसेस थोड़े ना समझ रहे, किसी को पता थोड़े ना, यहाँ के लिए तो मैं बस एक गेस्ट हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें और अच्छी तरीके से कपड़े पहनने चाहिए थे मगर तुमने पहना नहीं वैसा वाला कपड़ा, क्योंकि वो गलत सोच रही थी। आगे हम देखते हैं कि वो उसे लेके जाता है पार्टी में, सब लोग एकदम देखने लगते हैं इन दोनों को ही और ये सोच रही होती है कि भाई कितनी बड़ी पार्टी, लेकिन अर्नोल्ड कहता है कि ये हमारे सबसे छोटे पार्टीज में से एक है और अभी बहुत कम लोग आए हैं, मतलब हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं। ये सुन के वो और भी हैरान हो जाती है, सोचती है कि अगर ये छोटा पार्टी है तो भाई बड़ा पार्टी कैसा होगा, क्योंकि एक तो इसमें पहले ही 1000 लोग आए होंगे, ऊपर से इतना सारा मतलब खाना पीना बना हुआ और ये छोटा पार्टी बोल रहा है, मतलब खर्चा देख रहे हो एकदम बल्क में आता है। सब लोग एकदम खुश होते हैं और एक बंदा तो अपनी बेटी लाके देखता है, कहता है कि सर ये लीजिए, लेकिन वो कहता है कि माफ करिएगा सर मगर मैंने पहले से ही अपनी वाइफ को चूज कर लिया है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे किसे बोल रहा है अपनी वाइफ चूज कर लिया है। तब अर्नोल्ड इंट्रोड्यूस कराता है ऋषि को और बताता है कि ये मेरी वाइफ है, ये दूसरी कंट्री से आई है तो इनका यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी प्रिंसेस जितने भी हैं और जितने भी लोग हैं, आप इनका दोस्त बनिए और इन्हें अच्छी तरीके से बताइए, और ये कह के आगे बढ़ने लगता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा खतरा तो तुम ही से है। तो वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों बोल रही हो? तब वो बोलती है क्योंकि मैं तो शॉर्ट फाइटिंग में भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा खतरा तुम ही से है ना। तो वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे ट्रेनिंग लूंगा और तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह, वैसे भी अगर ये मुझे शॉर्ट फाइटिंग सिखाएगा तो बढ़िया रहेगा, अगर फ्यूचर में इसने कुछ करने की कोशिश की तो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से मारूंगी इसे। लेकिन इतनी देर जब वो बात कर रहे होते हैं तो अब यहाँ पे म्यूजिक बजना शुरू हो गया रहता है और अब दोनों डांस करने लगते हैं। तो सब लोग देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश भी हो रहे होते हैं, सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऋषि सोच रही होती है पुरानी बातों को और सोचती है कि मैं इसे अपने तरीके से नचाऊंगी। थोड़ा सा वो अलग स्टेप कर रही होती है मगर ये करने ही नहीं देता है। बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक टाइप का बंदा रहता है अर्नोल्ड। और यहाँ पे हमारी ऋषि को ऐसा लग रहा होता है कि वो गिरने वाली रहती है, क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है। वो गिरने वाली थी लेकिन ये पकड़ लेता और ये सब अर्नोल्ड का ही प्लान रहता है, ठीक है। और बाद में सब लोग ताली बजा रहे होते हैं, क्या जोड़ी है भाई, एकदम मयान और तलवार की जोड़ी लगती है। तो एक लड़की आती है, मतलब प्रिंसेस है, वो कहती है कि लीजिए लेडी, आप हमारी तरफ से ये जूस पीजिए। तो उसे पता चल जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तीखा लाल मिर्च डाला हुआ है। तो वो कहती है कि इसमें इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो वो मुँह बना लेती है और कहती है क्या प्रिंसेस आपको अच्छा नहीं लगा क्या ये जूस जो मैंने लाया? तो वो कहती है कि नहीं, ये जूस बहुत अच्छा है। लेकिन ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है, असल में इसने पी लिया था इसलिए वो गुस्सा हो गई थी लड़की। अब अर्नोल्ड आता है और कहता है कि उसमें तुम्हें पता है कि उसमें लाल मिर्च है, तुमने उसे पिया क्यों, तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए। मगर ये कहती है कि नहीं, मुझे खाना बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं ये बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अर्नोल्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मतलब उसकी वाइफ को ऐसा जूस पीने को मिले, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में आता है और सीधे जूस उठाता है और खुद ही पी लेता है। ये देख के तो वो भी हैरान होती है कि भाई ये सब क्या है। उसके बाद वो कहता है कि तुम वहाँ पार्टी में किसी और के बारे में सोच रही थी ना। असल में वो किसी और के बारे में नहीं सोच रही थी, इसी के बारे में सोच रही थी और सोचती कि इसे कैसे बताऊं कि आखिर ये पास्ट में कैसा था और क्या है। तब यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे चोट लगा हुआ है ना गले में, हाँ यहाँ पे। ये सुन के अर्नोल्ड भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, बहुत कम लोग को पता है। मगर वो कहती है कि डांस करते करते मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर कुछ चोट है, मुझे देखना है। जब वो भाई उसे दिखाता है तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर टाइप की चोट यहाँ पे लगी हुई रहती है और एकदम ऐसा निशान लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे मारने की पहले कोशिश की हो, ठीक है। एकदम पूरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट का निशान लगा हुआ रहता है। वो बोलने वाली रहती है लेकिन ये तुरंत ही बात को पलट देता है और कहता है कि चलो यार, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो अब हमें घर में चलना चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। और यहाँ पे इनकी बातें कोई सुन भी रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारी मेड्स काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर प्रिंसेस किसे चुनेंगी अपना मेड। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सब लोग काफ़ी खुश रहती है। तब तक यहाँ पे डियाना आ जाती है और डियाना आती है तो भाई वो बहुत गुस्से में रहती है, क्योंकि यहाँ पे यही एक पढ़ी लिखी मेड रहती है और कोई भी पढ़ी लिखी मेड नहीं रहती है। तो सबके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और ये सबसे मेन मेड भी रहती है और कह रही होती है कि तुम लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। और जब ये ऋषि को देखती है तो इसका दिमाग और फिरक जाता है। वैसे किसी को पता नहीं था कि ऋषि ही प्रिंसेस है, ठीक है। तो अभी ये बात एकदम सीक्रेट रहता है। उसके बाद तो डियाना चली जाती है। तो ऋषि डियाना के बारे में पूछने लगती है सभी लोगों से, तो सब बताते हैं कि पहले इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करती थी
लेकिन एक दिन अचानक से उनकी फैमिली कर्ज में डूब गई, इसलिए उसे मेड का काम करना पड़ रहा है। हालांकि वो बहुत ही मेहनती लड़की है। और आज वो दिन रहता है जिस दिन प्रिंसेस अपनी मेड्स को चुनेंगी। तो सब देख के एकदम हैरान रहते कि यार हम में से किसी ने भी मतलब इस कमरे को साफ नहीं किया था। आखिर ये कमरा इतना ज्यादा साफ कैसे है? सबसे ज्यादा तो यहाँ पे डियाना ही हैरान होती है कि यार मतलब हमें पता भी नहीं चला और आखिर प्रिंसेस ने कब यहाँ पे साफ सफाई कर ली। खैर छोड़ो, ये सब तो बहुत ही ज्यादा बेकार की बात हो गई। और अब यहाँ पे प्रिंसेस चुनाव करने वाली है, तो ओलिवर आ चुका रहता है यहाँ पे। ओलिवर को देख के सब लोग सर झुकाते हैं और ओलिवर कहता है कि ठीक है, प्रिंसेस आ रही है। हालांकि जब डियाना प्रिंसेस को देखती है कि आखिर वो कौन है, तब देख के सब हैरान हो जाती है कि अरे ये कौन है। और तब ऋषि बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि मैं तुम लोग के बीच में ही रहूं, प्रिंसेस ना बन के एक मेड बन के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वो अपनी मेड्स चुनती है। हालांकि उसने जितने भी मेड्स चुनी हुई रहती है, सब एकदम न्यू न्यू मेड्स रहती है। और ये सुन के डियाना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली हूँ, तो आपको मुझे चुनना चाहिए था, ना कि आपको इन न्यू मेड्स को चुनना चाहिए था। आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये मेरा हक बनता है। आपने मेरी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन तब ऋषि कहती है कि तुम्हें मेड की पोजीशन से आज ही निकाला जाता है। ये सुन के वो बहुत ही नाराज हो जाती है और रोने भी लगती है। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम शुरू शुरू में आई थी तो तुम्हें क्या मुश्किल लगती थी। वो बताती है कि हाँ, शुरू शुरू में कोई भी मेरी मदद नहीं करता था, सब लोग मुझे अकेला छोड़ देते थे। मतलब इससे पहले जो लोग थे, जो पुराने मेड्स हैं, जो अब चले गए हैं। और मैंने सोचा कि मैं भी इन्हें इसी तरीके से ट्रेन करूँ तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऋषि कहती तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझदार हो, इन्हीं मेट्स में से तुम सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो तुम्हें इन सभी मेट्स को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए था, ना कि सबको डांटना चाहिए था। क्योंकि तुम सबको डांटते रहती हो, सब लोग तुम्हारे जितने होशियार नहीं है, तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो इन सभी मेट से, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा है। लेकिन उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़, ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, आपको इसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए। डियाना कहती है कि बस बहुत हो गया। लेकिन ऋषि कह रही होती है कि नहीं, मैंने तुम्हें मेड की पोजीशन से निकाला है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें राजमहल से निकालूंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से तुम इन सारी मेड्स की टीचर बनोगी, तुम इन्हें पढ़ना लिखना सिखाओगी, ताकि जितने भी लोग हैं वो सब पढ़ लिख सके। और ये सारी बातें अर्नोल्ड के पास चली जाती है, तो अर्नोल्ड कहता है मुझे पता था, वो इन सभी चीज़ों को हैंडल कर लेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ये डियाना को टीचर बना देती है भाई सारी मेड्स का, और ये मतलब पहले से ऊपर वाले पोस्ट पे चली गई रहती है। और फिर आज तो मिलना रहता है हमारी ऋषि को किसी और से, मतलब एक बहुत ही खतरनाक बंदे से उसे मिलना रहता है, जिसने इसे सिखाया है मर्चेंट का काम। मतलब समझे, अपने बॉस से मिलना रहता है। लेकिन ये जो तैयार हुई रहती है, तो मेड कह रही होती है कि मैडम क्या आपको सही लगता है मतलब उनसे ऐसे मिलना, वो छोटे लोग हैं। लेकिन ये कहती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई, और आपको तो पता ही है कि किससे मिलने के लिए आई रहती है। बंदा हमारा आ चुका है जिसने इसे मर्चेंट का काम सिखाया, आज बताओ उसी के सामने झुका हुआ है। तो अब जो हमारी ऋषि रहती है वो यहाँ केन से बात कर रही होती है, क्योंकि इसे पहले से पता रहता है कि आगे चलकर इनकी जो कंपनी है, जो हमारी केन की कंपनी है, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बूस्ट मारने वाली है। बस इन्हें सही लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन दिक्कत की बात ये रहती है कि केन को पहले से यहाँ पे शक रहता है कि ये जो औरत है ये बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है और ये बस अपना फ़ायदा देखना चाहती है, ऐसा केन को लग रहा होता है। तो वो कहता है कि माफ़ करिए, लेकिन अगर हमारा लॉस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस डील को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फ्यूचर में फिर मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सोच रही होती कि धकतरी की प्लान सारा बेकार हो गया। तब ये खेती कर रही होती है और ये सारा खेती का ज़मीन अर्नोल्ड ने इसे दिया रहता है, और वो खेती करते करते सोच रही होती है केन के बारे में कि पास्ट लाइफ में उसने कितना कुछ मतलब मुझे सिखाया है, सब चीज़ के बारे में सिखाया है, तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये सारी मुसीबत आ रहा है। वो सोच रहा होगा कि मैं उससे सामान लूटना चाहती हूँ क्योंकि उसकी कंपनी छोटी है, मगर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों बंदों को बता रही होती है कि ये जो खेत है ये अर्नोल्ड सामान ने मुझे दिया है। और फिर यहाँ पे इसे एक दिमाग में कुछ आइडिया आता है, क्योंकि केन ने इससे पहले भी कुछ कहा रहता है, तो इसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ, अभी वो कहाँ पे जाने वाला है। तो वो कहती है कि मेरा काम हो गया है। और यहाँ जो केन रहता है वो बताता है कि मैंने उस लेडी से इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो मुझे बहुत तेज तर्रार लग रही थी। लेकिन जब वो अंदर आता है तो देखता है कि पहले ही इसने सभी लोगों को इतना ज़्यादा जूस पिला दिया रहता है कि सब लोग यहाँ पे सो चुके रहते हैं। और केन ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि मतलब ये लेडी बहुत ज़्यादा होशियार है, ये तो एकदम प्रिंसेस बनने के लायक। और यहाँ पे इसने एक भेस भी बदल लिया, पूरी तरीके से एकदम बहरूपिया लग रही है। तो अब यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते, तो वो बताता है देखिए मैडम, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब अभी ये बड़ी कंपनी नहीं बनी थी, तो हमारी कंपनी छोटी है, और अगर हमें कुछ भी लॉस होता है तो हमें बहुत साल लग जाएंगे उसे पूरा रिकवर करने में। मगर जो ऋषि रहती कहती कि आपको लॉस नहीं होगा। मगर वो कहता है मुझे पता है कि आप बोल रही है, मगर मान लीजिए लॉस हो गया तो, क्योंकि आपका ऑर्डर बहुत बड़ा, हम लोग नहीं ले सकते। तब ऋषि कहती है कि ठीक है, अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो काम करके, क्या बोलते हैं आप? तो ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं आपका प्लान सुनना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं अपने आप को साबित कर दूँ, मैं भी बिजनेस करूँगी, ठीक है।
और मैं आपको साबित करूंगी कि जो मेरा प्लान है वो एकदम सक्सेसफुल है और आपको बहुत ऊंचा तक पहुंचा के जा सकता है। तब केन कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको किसी कस्टमर की तरह देखना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे आपको पार्टनर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है, अगर आप अपने आप को साबित करना चाहती है, अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहती है, तो मुझे दिखाइए। आपके पास लगभग 1 हफ्ता है और इस 1 हफ्ते में आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचेंगी या फिर जो भी मर्चेंट वाला काम करेंगी उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती है, या फिर कुछ ऐसा काम कर सकती है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे। तब ये कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, सारे स्किल्स हैं जिससे मैं आराम से आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकती हूँ, और मैं आप ही कंपनी को चाहती हूँ। अब केन को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये हमारी कंपनी के पीछे एकदम हाथ धो के क्यों पड़ गई है, क्योंकि अभी केन की कंपनी बहुत छोटी रहती है, मगर फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और ये सारी बातें पहले से ही ऋषि को पता रहती है, इसलिए वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। मगर अब यहाँ ऋषि को दिखाना पड़ेगा पहले उसे कि हाँ, मैं उसके लायक हूँ, क्योंकि इसने वादा कर दिया कि ये पहले अपना कोई बिजनेस करेगी और दिखाएगी इन्हें, उसके बाद ही ये लोग अपना पैसा डालने वाले हैं। हालांकि केन को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और कहता है कि ठीक है, आपसे बाद में मिलता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। वो वापस आ चुकी रहती है महल में और सोचती है कि यार ये महल से भागना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब पीछे के दरवाजे से भागना पड़ता है और ये भागना भी ना एकदम सर दर्द बन चुका है। चलो अब रूम में चलती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अर्नोल्ड यहाँ पे पहले से रहता है, उसे देख के वो हैरान हो जाती है। अर्नोल्ड कहता है कि मुझे पहले से पता है कि उन लोगों ने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तो तुम उससे मिलने के लिए गई थी। हाँ, देर रात में हमारी होने वाली राजकुमारी किसी ऐसे अनजान बंदे के साथ मिलने के लिए गई थी जिसने तुम्हें मना कर दिया। हाँ, मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो मैं उसे पहले ही उठा के मार देता। और काफ़ी गुस्से में रहता है और फिर उठ के आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे ऋषि को ऐसा लग रहा होता है कि भाई कहीं ये मुझे मार ना दे। फिर वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है, तो वो उसे मारता वरता कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो, लेकिन अगली बार से मुझे भी लेके चलना। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, कहीं तुम्हें कुछ चोट वोट खरोच तो नहीं ना लगी। ऋषि कहती है कि अरे नहीं, मुझे चोट वोट खरोच कुछ भी नहीं लगी, आखिर तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, मगर सोच समझ के करना, ऐसा ना हो कि कहीं किसी को नुकसान हो जाए। ऋषि ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि अर्नोल्ड को उसकी बहुत ज़्यादा परवाह रहती है, तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है यार, कुछ खाने के लिए बना दो, ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा कुछ वैसा वाला एक्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी, और ये कह रहा होता है कि हाँ देखो, तुम्हें अगर जाने का मन तुम कहीं भी जा सकती हो, कोई भी यहाँ पे तुम्हें नहीं रोकने वाला है, आराम से रहना यहाँ पे। उसके बाद वो जाती है खाना बनाने के लिए और यहाँ पे बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, तो तुम ज़्यादा वो मत करना। अर्नोल्ड कहता है कि अरे यार इससे क्या ही शिकायत होने वाली है, तुम जो खाना बनाओगी मैं वो खा लूंगा, आखिर मुझे तुम्हें भी तो खाना ही है, तो तुम्हारे हाथ का खाना भी खा ही लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो पूछता है कि आखिर तुम केन से क्या बात करने के लिए गई थी, तो वो उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि आखिर वो उससे क्या क्या बात करने के लिए गई थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो भाई जो हमारा अर्नोल्ड रहता है उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है। मतलब कह रही होती है कि भाई तुम मतलब अपने आप को साबित करोगे उतने छोटे से मर्चेंट के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हंसी वाली बात है, लेकिन छोड़ो, जो तुम्हें करना है तुम वो कर सकती हो। तो वो कहती है कि अरे यार तुम भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जाते जाते कहता है कि तुम मेरे भाई से मिली क्या? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे भाई से नहीं मिली। अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है, अगर तुम उससे मिलो भी तो उससे बातचीत मत करना, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे ऋषि को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये कहना क्या चाहता है कि मैं इसके भाई से दूर रहूं, लेकिन वो है कौन, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे ये लाइब्रेरी में बुक वुक ढूंढ रही होती है, क्योंकि इसे बहुत कुछ काम भी तो करना रहता है, तो ये बिल्कुल सोती नहीं है, पूरा रात भर पढ़ते रहती है। सुबह अब खेती करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पे देखते हैं कि खेत में पहले से ही कोई बंदा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और उसका नाम ऑगस्ते रहता है। गार्ड्स कह रहे होते हैं कि मैडम हमें यहाँ से चलना चाहिए, तब वो कहती है कि तुम इसे जानते हो क्या? तब ये बताता है कि हाँ, ये अर्नोल्ड शर्मा का छोटा भाई है, और जो अगस्त्य वहाँ पे सोया हुआ रहता है वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था, और यहाँ पे उड़ जाता है, कहता है कि भाभी आज फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई, तो आप ही है वो मेरे भाई की होने वाली वाइफ। हालांकि अर्नोल्ड ने उससे मना किया था कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी ये मना कैसे करती, क्योंकि वो ग्रीटिंग्स दे रहा होता है, तो यहाँ पे वो भी उसे ग्रीटिंग्स दे रही होती है। तो उसके बाद वो कहता है कि आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और क्या आप इस खेत के बारे में कुछ बताइएगा, आखिर ये सब क्या है? वो जानबूझ के उसे बहला रहा होता है और कहता है कि आप यहाँ पे आके बताइए ना। तो वो आती है, तो वो कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो और तुम्हें यहाँ पे वो बहला फुसला के लाया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यहाँ से निकलने में। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, वो मुझे बहला फुसला के नहीं लाया, मैं यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। ये देखने के बाद इसका थोड़ा सा मुंह बन गया रहता है ऑगस्ते का।
वो कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब चीज़ समझाने के लिए। अब ये तो यहाँ जा रही होती, गार्ड से पूछती कि मतलब उन दोनों भाइयों का रिश्ता मतलब कैसा है, क्या तुम लोग कुछ बता सकते हो। ये सुन के गार्ड्स भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता रहता है कि इनका रिश्ता कैसा उन दोनों का, मगर फिर भी यहाँ पे पता नहीं कोई क्यों इसे बताना नहीं चाह रहा होता कि दोनों में क्या बात है। तो वो कहती कोई बात नहीं, और इधर अर्नोल्ड कुछ बहस कर रहा होता है जनरल से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की डिमांड रहती है, वो पूरा कर रहा होता है लेकिन अलग तरीके से कर रहा होता है, इसलिए जनरल से बहस कर रहा होता है और बता रहा होता है जनरल कि आपके फादर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आप जैसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अर्नोल्ड देखता है हमारी ऋषि की तरफ और वो अपना हाथ दिखाती है उस तरीके से, तो अब यहाँ पे वो अपने फैसले पर कायम रहता है, हटता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है। फिर ये देख रही होती है एक लेटर को, क्योंकि जब ये आई थी इस रूम में तो इसे एक लेटर मिला था जो कि लिखा हुआ था कि अर्नोल्ड ने भेजा है, और ये भी लिखा हुआ था कि आज रात तुम मुझसे मिलने के लिए आना, वहाँ कोने में चर्च में मिलने के लिए मुझसे आना। लेकिन इसे पता रहता है कि ये लेटर अर्नोल्ड ने नहीं लिखा हुआ है, ये लेटर ऑगस्टिन ने लिखा हुआ है, समझे, बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। तो उसके बाद वो चली जाती है मिलने के लिए, पता रहता है कि पहले से ही गलत है, और यहाँ पे ऑगस्टे रहता है, कहता है कि आपका स्वागत। ऑगस्टे कहता है भाभी आप बहुत ज़्यादा चालाक है, आपको पता था कि भैया ने आपको यहाँ नहीं बुलाया, फिर भी आप यहाँ पे आ गई। वो कहती है कि हाँ, यहाँ तो मुझे आना ही था, शायद तुम कुछ मुझे बताने वाले हो। ऑगस्टे बताता है कि हाँ, उसने हमारी मदर को मार डाला। रीजे सोच रही होती है कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो फ्यूचर में अपने बाप को ही मार ही डालेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती क्योंकि उसे ये सब पहले से पता ही रहता है। ऑगस्टे कहता है कि आप बिल्कुल भी हैरान नहीं दिख रही हैं। तो वो कहती है कि मुझे इन सर्कमस्टेंसेस के बारे में पहले से पता है और मैंने उसकी वाइफ बनने का फैसला किया है, तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो वो कहता है आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप रहिएगा उसके साथ। तब तक वहाँ पे आ चुका रहता है हमारा अर्नोल्ड। अर्नोल्ड को देख के फट जाती है अगस्ते की और कह रहा होता है कि भैया आपने जो भी सुना वो गलत सुना, मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो सब कुछ अंतरात्मा ने बोला है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और अर्नोल्ड उस पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन ये कहता है कि हाँ हाँ, और ये ईविल हंसी बना के बाद में बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग आराम से अपना जो भी करना है करिए। वो वहां से पतली गली से निकल लेता है। फिर अर्नोल्ड इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम, वो कहती कि चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे नाम से लेटर आया था। वैसे इसने रिटर्न में लेटर भेजा था, इसलिए अर्नोल्ड को पता चल गया, ठीक है, इसने थैंक यू लेटर भेजा था, इसलिए अर्नोल्ड भी यहाँ पे आ गया। अर्नोल्ड कहता है कि तुम मुझे मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझती हो, मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। वो जैसा बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन ये कहती कि मैंने तुम्हें देखा है, मुझे लगता है कि तुम अपने आप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, तुम मेरे ही बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने ज़्यादा खून बहा है, कितना ज़्यादा लड़ाई की है मैंने, कितने लोगों को मारा है, आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं अच्छा हूँ। तब वो कहती है कि अच्छाई सिर्फ ऐसे नहीं है, जग में अच्छाई नहीं देखी जाती है, दिल में भी अच्छाई देखी जाती है, और मैंने वो अच्छाई तुम्हारे दिल में देखी है, समझे। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। लेकिन अब यहाँ पे ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है कि क्या ही बोला जाए। उसके बाद वो उसे पकड़ के सीधे किस कर लेता है भाई। ऋषि भी एकदम हैरान हो जाती है कि यार ये क्या, ये इसने मतलब क्या कर दिया, कैसे करती है, समझ में नहीं आ रहा है। अब अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, ये यहाँ पे नेल पॉलिश बना रही होती है और रात के सीन के बारे में भी सोच रही होती है, सोचती बड़ा गधा टाइप का आदमी है भाई, एकदम मानना पड़ेगा। तब तक वहाँ पे उसकी मेड आ चुकी रहती है और वो कहती कि मैडम आप क्या बना रही है। तब वो बताती कि मैं नेल पॉलिश बना रही हूँ और इसी को हमें बिजनेस में बेचना है। तो उसे नेल पॉलिश नहीं पता हुआ रहता है, ठीक है। तो वो बता दी कि नेल पॉलिश वेस्ट में लगाया जाता है, बहुत सारी लड़कियां लगाती है और ये देखो। तो वो कहती इससे नाखून भी मजबूत होंगे क्या। वो कहती है कि हाँ नाखून मजबूत होंगे, लेकिन नाखून मजबूत करने के लिए तुम्हें मतलब कुछ नॉनवेज खाना चाहिए, तभी तुम्हारा नाखून मजबूत होगा, ऐसे नहीं। तो वो कहती है अगली सैलरी आई तो ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और मेरा जितना भी सैलरी है वो मेरे भाई बहन के खर्चों में ही चला जाता है। ये सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ऋषि को बुरा लगता है कि मुझे शायद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवानी चाहिए, मतलब इस शहर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी के जैसे होंगे। तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है भाई कि मतलब ये लोग एक नेल पॉलिश के लिए। तो वो कहती कौन सा नेल पॉलिश तुम्हें अच्छा चाहिए। तो वो कहती कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर एकदम रोने लगती है। वो ऋषि कहती है रोने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि वो नेल पॉलिश बना रही होती है सभी लोगों के साथ और सोचती है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा लड़कियाँ हैं बिल्कुल इसी की तरीके से, तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। और फिर हमारा केन यहाँ पे आ चुका रहता है उससे बात करने के लिए। वो नेल पॉलिश दिखाती है और केन कहता है कि वाह इसे किसने बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी इसे ज़रूर बेचेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कहती है कि रुकिए अभी इतनी आसानी से नहीं, मैं चाहती हूँ कि प्रॉफिट हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ और भी पॉलिसीज़ हैं, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए। तो वो कहता है कि हाँ आपको जो बोलना है बोलिए, हम लोग तैयार हैं। तो बोलती है कि देखिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट मतलब कैसे करना चाहती है। तब वो बोलती है कि आपको पहले से ही पता है कि अर्नोल्ड ने कुछ रूल्स बना के रखे हैं मिनिमम वेजेस का। मैं चाहती हूँ कि एक फैक्ट्री लगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जहाँ पे ये सारे नेल पॉलिश बनेंगे और भी लोगों को पैसा जाएगा। लेकिन ये चीज़ हमारा केन नहीं चाहता था। केन कहता है कि इसमें बहुत पैसा बेकार में खर्च हो जाएगा,
हम लोग चाहे तो इसे डायरेक्ट हमारी कंपनी में ही बनाया जा सकता है, लेकिन आप चाहती है कि हमारी कंपनी बस बेचने का काम करे और बनाने का फैक्ट्री किसी और का। तब ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आप मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि गरीब लोग का मैं नहीं देखता हूँ यार, मुझे अमीरों का देखना है, मुझे अपने पैसे कमाने से मतलब है। आपने मुझे बहुत डिसपॉइंट कर दिया। ऋषि कहती है कि देखिए, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि आप क्या कहना चाहते हैं। बिजनेस आपका मेन पेशा है और आप बिजनेस मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बिजनेस में एक ये चीज़ भी होती है कि आपको सभी को देखना पड़ता है, और यहाँ की रानी होने के नाते, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली रानी है उसके होने के नाते मुझे आगे भी देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या किया जा सकता है और क्या किया नहीं जा सकता है। ठीक, और वैसे ही मुझसे किसी ने बोला था कि हम लोग अपने कस्टमर्स खुद नहीं चुनते, कस्टमर्स हमें चुनते हैं, और ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात उसी ने बोली थी। वैसे ये बात पहले जन्म का रहता है, और ये एकदम हंसने लगता है और कह रहा होता है कि आपने एकदम सही बात बोली, आपने मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ये डील कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी नए नए मिले हैं। तो इतनी आसानी से डील तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि ऋषि सोच रही होती किसी भी तरीके से मुझे इस डील को करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कंपनी बहुत ही अच्छा काम करेगी और बाकी किसी को दूंगा तो बढ़िया नहीं होगा। खैर, वो मना कर रहा होता है तो ऋषि सोचती है कि मुझे वो काम करना पड़ेगा। मैं ये काम करने का नहीं सोच रही थी, लेकिन अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो ये रहते हैं केविन के बहन के रिपोर्ट्स, ठीक है, उसकी बहन के रिपोर्ट्स रहते हैं, और ये देख के वो हैरान हो जाता है, कहता है कि ये रिपोर्ट्स तुम्हारे पास कैसे आए, ये पक्का किसी डॉक्टर, किसने दिया तुम्हें ये रिपोर्ट्स। तब ऋषि कहती है कि देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहन की तबीयत ठीक कर सकती हूँ, मैं अच्छी तरीके से दवाई बना सकती हूँ, मैं अपने बागान में भी वो दवाई उगा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम बस एक नॉर्मल सी लड़की हो, तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। तब वो कहती है, आपको याद है मैंने आपको वो जड़ी बूटी दी थी उस दिन। तब उसे याद आता है कि हाँ, वो दवाई, और उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, उस दवाई ने बहुत ही अच्छा असर काम किया था। तो यहाँ पे केन को समझ में आ चुका रहता है कि अगर मैं इसके साथ डील कर लेता हूँ तो ये मेरी बहन की जो तबीयत है बहुत सालों से ख़राब है, वो उसे ठीक कर सकती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप हमारी बात मान लें, मैं जेनुअनली आपकी बहन की मदद करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, प्लीज़। वो अपना सर भी झुका लेती है और कहती है कि प्लीज़, मैं चाहती हूँ यहाँ के सभी लोगों की मदद करने के लिए। तब केन कहता है कि अरे प्रिंसेस, आप ये क्या कर रही है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, और वो उसके सामने झुक जाता है। कहता है कि मैं ऐसे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी ऋषि रहती है वो भी खुश हो जाती है और कहता है, ये अब मुझे पता चल गया, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, अमीर गरीब जितने भी लोग हैं, अमीर ही तो हैं जिनकी मदद होगी। आगे हम देखते हैं कि अब ये चुपचाप बैठी हुई रहती है, आराम से बैठी हुई रहती है। अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, बहुत ही अजीब लग रहा होता है। तब तक यहाँ पे दोनों आते हैं और कहते हैं, वो कहती है कि जाओ जल्दी से किसी को इन्फॉर्म करो, ओलिवर को बुलाओ। तो ओलिवर जाता है। ओलिवर जाता है तो देखता है कि ये क्या, ऋषि तो वहाँ से गायब हो चुकी है, आखिर वो कहाँ पे गई है। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अगस्त्य को। तो अगस्त्य ने उसे किडनैप करा लिया और किडनैप करने में उन दोनों ने ही मदद की थी, और ये यहाँ ऋषि को तो यहाँ पे किडनैप कर लिया गया था, और हमें पता लगता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि अगस्त्य ने ही किडनैप किया था। और कहता है कि मैं बस अपने भाई को परेशान करना चाहता हूँ। वैसे कैसे लगा आपको अपने ही मेड और अपने ही गार्ड से किडनैप होके? मैं तो अपने भाई को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो अपनी वाइफ का ख्याल भी नहीं रख सकता है, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर पकड़ी गई हैं। लेकिन ऋषि कहती है कि तुम भी ना। तब हमें थोड़ा सा पास्ट का दिखाया जाता है जब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन पहले से ही उसे पता रहता है कि ये सब काम अगस्त्य का रहता है और अगस्त्य ने इन दोनों को भेजा हुआ है ताकि ये लोग मतलब ऋषि को किडनैप करके ला सकें। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम दोनों को उसने ऑर्डर दिया है, तुम चाहो तो मुझे आराम से लेके जा सकते हो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता था? वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता है, और वैसे भी उस दिन वो जो लेटर पड़ा हुआ था, और तुम स्लम्स में रहती हो, अकेली एक मेड हो जो स्लम्स में रहती है। और फिर वो मेड बताने लगती है कि वो स्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हो अगस्त्य, भले प्रिंस ने स्लम्स के लिए फंड दिलाना बंद कर दिया है मगर फिर भी वो हमेशा मदद करते हैं। ऋषि कहती है, मैं आगे का देख लूंगी, तुम लोग बस मुझे ले जाओ। वो लोग कहते हैं कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और फिर आराम से ले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसने तो खुल लिया रहता है भाई। बाद में हमें दिखाया जाता है अर्नोल्ड को। तो अर्नोल्ड यहाँ पे आ चुका था। अगस्त्य कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ भैया कि तुम यहाँ पे आ गए। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मेरा जो बड़ा भाई है वो अपनी वाइफ का भी ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो इस देश का क्या ख्याल रखेगा। मुझे आज यहाँ का किंग बनना है, ठीक है, तुम अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो वहाँ से, हाँ, मुझे यहाँ का किंग बना दो। लेकिन जो अर्नोल्ड है वो बहुत ही एकदम शांत बैठा हुआ रहता है और कहता है, अच्छा तो तुमने उसे कैसे बांध के रखा हुआ है? तब ये बताता है कि मैंने उसे मतलब ऐसे ही रख दिया है, एक कमरे में रखा है, और उसमें एक खिड़की है लेकिन वो बहुत ही ऊपर है, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और हाँ, गार्ड्स भी है दरवाजे के बाहर, तो मुझे नहीं लगता है कि वो निकल भी पाएगी, ये सब बहुत नामुमकिन है निकलना। लेकिन अर्नोल्ड जो रहता है यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि तुमने उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ के रखा है,
मुझे लगता है कि तुम ऋषि की मेन पावर्स को नहीं जानते हो कि आखिर वो किस टाइप की लड़की है। तो अर्नोल्ड यहाँ पे इतनी खुशी से बोल रहा होता है तो थोड़ा सा अगस्त्य डर चुका रहता है, क्योंकि अर्नोल्ड को यहाँ पे सेंस हो गया था कि जो हमारी ऋषि है वो दौड़ के सीधे उसी के पास आ रही होती है, और ये लो आ गई। ये चीज देख के तो अगस्त्य भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अरे भाभी यहाँ पे कैसे आ गई। और फिर जो हमारी ऋषि रहती है कहती है, योर हाइनेस, आपने आपने शायद यहाँ पे कुछ किया हुआ है। और जो अगस्त्य रहता है उसे बता रही होती है, डांट के समझा रही होती है कि किसी को ऐसे नहीं पकड़ा जाता। वो कहता है कि तुम मतलब भागी कैसे? तब वो बोलती है कि अरे कहीं नहीं भागी, नॉर्मल दरवाजे से आई। और फिर अगस्त्य को बताने लगती है कि तुम्हें मतलब प्रिजनर को रखने नहीं आता। सबसे पहले अगर तुम किसी को बंधक बनाओ तो उसका हाथ पैर मतलब बांध दिया करो, और चेक करो कि कैसे कहीं उसके पास कोई टूल वूल तो नहीं ना रहता है। उसके बाद तुम्हें देखना चाहिए कि कहीं उसका फिजिकल अच्छा तो नहीं ना है, मतलब उसे लड़ने वड़ने तो नहीं ना आता है। और उसके बाद तुम्हें देखना चाहिए कि तुम उसका हाथ पैर मतलब तोड़ दो, ताकि वो खड़े होने के लायक ना रहे या फिर कोई वेपन उठाने के भी लायक ना रहे। तो यहाँ पर वो अपने किडनैपर को ही बता रही होती है कि देखो ऐसे ऐसे किडनैप किया जाता है, नॉर्मल लोगों की तरह किडनैप बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो अर्नोल्ड कहता है कि बस बहुत हो गया यार, आराम से रहो, शांत रहो, तुम इसे क्यों बता रही हो, वैसे भी ये मेरा बेकार सा भाई है। और तब वो पूछती कि तुम्हारा गोल क्या है। तब ये गोल बताता है और सोच रहा होता है कि यार मैंने अपने भाई के गले पे वो स्कार नहीं देखा है। और फिर अपना गोल बताता है कि मैं यहाँ का एम्परर बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भाई यहाँ का एम्परर बने। इसीलिए इसीलिए मैं बस दिखाना चाहता था सभी लोग को कि कैसे ये अपनी वाइफ का भी ख्याल नहीं रख सकता है, इसकी वाइफ को किसी ने अगवा कर लिया है। लेकिन जो ऋषि रहती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि तुम ये सब चीज़ें दिखाना चाहते हो। ठीक है, मैं सभी तरफ से चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम थ्रोन के मालिक बनना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम अपने भाई से बस इतना चाहते हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे कि तुम बहुत ही अच्छे हो। और स्लम्स वाली बात भी बता देती है कि कैसे जब अर्नोल्ड ने स्लम्स को पैसे देने से मना कर दिया था, फंड बंद कर दिया था, तब तुमने स्लम्स में पैसे डालना प्राइवेटली चालू रखा था, क्योंकि इसने सारे डायरीज का रिकॉर्ड रखा हुआ था। और ये कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं वो अपनी मर्जी से कर रहा था, बस ऐसा थोड़ा मोड़ा दे रहा था पैसा और कुछ भी नहीं। मगर ऋषि उसे कह रही होती है कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। तब वो कहता है कि हाँ घंटा मैं दयालु हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ। तभी ऋषि उसे बताने लगती है सारे कागजात के बारे में, जो जो उसने देखा रहता है कि कैसे उसने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की है। हालांकि ये सारी बातें अर्नोल्ड को भी नहीं पता थी, आज उसके सामने क्लियर हो रही है ये सारी बातें। तो अगस्त्य यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा भी रहा होता है, उसे काफी ज्यादा मतलब अजीब भी लग रहा होता है कि उसका ये चीज सामने आ गया। असल में ये रहता है एक पूकी है, मगर ये दिखा नहीं रहा होता है कि ये एक पूकी है, और बस बोलता है कि मुझे अर्नोल्ड को गलत साबित करना है, ठीक है, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम गलत हो, तुम बस चाहते हो। लेकिन वो चिल्ला के कहता है कि नहीं तुम गलत हो, ठीक है, और यही सब सच बात है, मैं उसे बहुत शर्मिंदा करना चाहता हूँ। तभी अर्नोल्ड कहता है कि बस बस करो, अब बस बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे उसका भाई अगस्त्य चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं अपने भाई से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कहीं दूर चला जाए, बहुत ज़्यादा दूर चला जाए। और यही कहते कहते अब अर्नोल्ड कहता है कि बस हो गया, चुप रह जाओ, ठीक है, तुम मेरे भाई बिल्कुल नहीं हो, और तुम इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, ये किसी भी काम का नहीं है, मैं बचपन से इसे जानता हूँ, ये बहुत बेकार है। मैं जानता हूँ कि तुम इसे सिखाने की कोशिश कर रही हो, मगर ये नहीं सीखने वाला है, कुछ नहीं सीखेगा, ये एक नंबर का गधा है। और ये सारी चीज़ें जब वो बोलता है तब काफ़ी बुरा लगता है अगस्त्य को, और वो भाग जाता है। वो तो भाग गया था, और अर्नोल्ड कहता है कि उसके पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ये कह रही होती है कि तुम मुझे बताओ, आखिर तुम क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, और तुम शायद छुपके छुपके इस किंगडम को छोड़ के कहीं पे गायब हो जाना चाहते हो। तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा परवाह करता है, और मैं भी तुम्हारी परवाह करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में हमारे साथ रहो और यहीं पे रहो। लेकिन यहाँ पे आप अर्नोल्ड का चेहरा देख सकते हो, और वो कहता है कि हाँ मेरा भाई घंटा, मेरा भाई कुछ होने वाला है। तब ऋषि कहती है कि वो तुम्हारा सक्सेसर नहीं बनना चाहता है, तुम पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, जो कि शायद वो जानता है, लेकिन उसे भी सारी सच्चाई नहीं पता है, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन अर्नोल्ड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताने वाला था कि उसका प्लान क्या है। और हाँ, वैसे भी हमारी ऋषि ने पहले से ही 7 जिंदगी जी ली है, तो उसे भी शायद कुछ अंदाजा ना हो, क्योंकि वो इससे पहले कभी भी नहीं मिली थी। कहता है कि फाइनली मैं कन्विंस्ड हो गया, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सब में हमारे भाई को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा, और जब मैं गायब होऊंगा तब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा शोक कोई भी मनाए। तो मेरे जैसे पर्सन के लिए तुम लोग को रोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मगर ऋषि कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर हम लोग अच्छा कर सकते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर अर्नोल्ड यहाँ पे कहाँ मानने वाला था, वो तो अपनी बातों पे टिका हुआ रहता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। लेकिन अब ऋषि सोच रही होती है कि मुझे जाके अगस्त्य को समझाना पड़ेगा, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थक भी गई रहती है। तो जब वो ऊपर जा रही थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो चढ़ ही नहीं पाएगी। और जो हमारा अगस्त्य रहता है वो वहाँ ऊपर रहता है। अब सोच रही होती है कि कहीं वो बच्चा कुछ कर ना ले,
क्योंकि वो रहता तो छोटा ही है, इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा उम्र में छोटा रहता है। तो हमें दूसरी तरफ अगस्त्य को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप टेरेस पे बैठा हुआ था और याद कर रहा होता है पुरानी बातें कि कैसे इसके सैनिक घायल थे, तो अचानक से कुछ इन्वेडर्स आ गए थे अंदर में, ठीक है, और यहाँ पे उसके अलावा और कोई भी नहीं था। हालांकि वो लोग खतरनाक थे, लेकिन फिर भी इसने अपनी जान पे खेल कर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अर्नोल्ड आ जाता है और उन सारे इन्वेडर्स को मार देता है। कहता है कि तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, ऐसे आगे से तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। लेकिन उस दिन अर्नोल्ड ने इसकी तारीफ भी की थी। हालांकि वो आखिरी बार की तारीफ थी, उसके बाद अर्नोल्ड ने उसकी कभी भी तारीफ नहीं की। और ये जो क्रेविंग्स है ये अगस्त्य चाहता था उसे वापस मिले। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ऋषि वहाँ आ चुकी रहती है। तो वो कहता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं भाभी, क्या आप मुझे फिर से बताने वाली हैं कि आप मुझे आपको कैसे किडनैप करना चाहिए ताकि आप इस बार बिल्कुल भी ना भाग सके। असल में ये ऋषि को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई का कुछ फ्यूचर में प्लान है और वो यहाँ से भाग जाना चाहता है, लेकिन अगर मैं किंग बन जाता हूँ तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर वो किंग बन के रहेगा तब सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जान खतरे में डाल दूं या फिर मैं ऐसा कुछ भी ऐसा काम कर दूं जिससे मेरा भाई इस देश को छोड़ के जा ही ना पाए, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। और ऋषि कहती है कि मुझे ये पता है कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो। तब अगस्त्य कहता है कि ना ना ना, मैं प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन ऋषि कहती है मगर वो तो तुम्हें अपना इकलौता और सबसे प्यारा भाई मानता है। ये सुन के अगस्त्य को थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, मगर धीरे धीरे उसके कदम पीछे जा रहे होते हैं और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए, मैं उसके काम आना चाहता हूँ। तो वो धीरे धीरे पीछे चढ़ रहा होता है। अब जो ऋषि रहती है वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, मगर कमजोरी उसे रहती है तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाती है और ये गिर चुका रहता है भाई यहाँ नीचे और कुछ नहीं कर पाती है वो। लेकिन अर्नोल्ड आ जाता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो चुके रहते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। उसके बाद अर्नोल्ड कहता है कि बेवकूफ कहीं के, फिर उसे ऊपर खींचता है और खींचने के बाद देता है भाई एक जोरदार चाटा और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए कितने ज्यादा कीमती हो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है मैं आपकी मदद करना चाहता था बस। अर्नोल्ड चिल्लाते हुए कहता है इसमें कौन सी मदद होने वाली है, हाँ तुम इससे अपने आप को खतरे में डाल रहे हो और तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो, तुम ही मेरे एक प्यारे से लौते भाई हो और तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे थे। ये सब सुनने के बाद तो अगस्त्य को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई मतलब ये क्या बोल रहा है, क्या मैं इसका सबसे अच्छा भाई हूँ इस पूरी दुनिया में। वो कहता है कि हाँ तुम ही हो मेरे सबसे प्यारे भाई। अब जो ऋषि रहती है उसकी तो हालत वहाँ पीछे खराब हो रही होती है, लेकिन अगस्त्य रहता है भाई ये तो एकदम प्यार में पागल हो गया था अपने भाई के और रोने लगता है। कहता है मुझे माफ कर दीजिए भैया, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, रोना बंद करो ठीक है। तो ऋषि जो रहती है उसकी हालत यहाँ खराब हो रही थी, तो आता है उसके पास और कहता है तुम ठीक हो ना। वो जैसे ही पास में आता है ऋषि को चक्कर आने लगता है कमजोरी की वजह से और वो सो जाती है। अगस्त्य को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो अपने भाई से माफी मांग रहा होता है। तो वो कहता है नहीं तुम्हारी वजह से नहीं है, इसे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। वैसे मेरे भाई तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना, तो आज मैं भाई होने के नाते तुमसे मदद मांग रहा हूँ कि जाओ घोड़ा गाड़ी बाहर निकालो और इस बार मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब ये सब सुनने के बाद तो जो अगस्त्य रहता है उसका एकदम दिल धक धक करने लगता है और सोच रहा था कि क्या इसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं अभी घोड़ा गाड़ी तैयार करके लाता हूँ। और फिर वो चला जाता है। अगले दिन के सीन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो उठ चुकी रहती है। तो अर्नोल्ड अगस्त्य का लेटर लेके आया रहता है जिसमें लेटर में ये लिखा हुआ था कि मैं वापस से स्लम्स में अपना काम शुरू कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की और जो भी मैंने कुछ आपके साथ किया है उस सभी चीज़ों के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसका मतलब वो स्लम्स में वापस चला गया है और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहा है जैसा कि पहले वो किया करता था। ये सब सुन के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है ऋषि को, लेकिन अर्नोल्ड यहाँ पे उससे माफ़ी मांगता कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें दूसरी बार टच कर दिया, पहली बार तो वो हो गया था। तो पहली बार वो याद कर रही होती है कि अरे भाई हाँ किस किया था ना, इसीलिए वो काफी शर्मा जाती है और पूछता है कि तुम्हें जानना नहीं है दूसरी बार कब मैंने टच किया। तो वो कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं जानना है। उसके बाद वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से वो काफी बदल गया है और काफी अच्छा है। तब ये कहती है कि आखिर वो है भी तो मेरा ही ब्रदर इन लॉ, क्या ही होगा। तो हम देखते हैं कि ऋषि अगस्त्य के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो। तब वो बताता है कि हाँ मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा है कि स्लम्स में मुझे ही सारा काम देखना है और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, तो मैं इसमें आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आप नहीं होती तब इतना कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ऋषि उसे एक बात बोलती है, मतलब उसे एक काम करने के लिए बोलती है और ये सुनने के बाद तो अगस्त्य कहता है कि क्या भाभी आप सचमुच चाहती हैं कि मतलब मैं ये काम करूं। वो कहती है कि हाँ मैं ये चाहती हूँ और ये एक टॉप सीक्रेट काम रहता है इसलिए हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे सीन कट हो चुका रहता है। हम देखते हैं कि ये आई रहती है, कमरे से बाहर निकलती है और जा रही होती है और दूसरी तरफ जो ओलिवर रहता है वो बताता है कि यहाँ पे लेटर आया हुआ है। तो जो हमारी ऋषि रहती है वो यहीं आती है और कहती है कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाला आपने, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक नया रूम दिखाना चाहती हूँ और वो रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मैंने खुद से डिज़ाइन किया है सारी चीज़ें, मतलब एकदम फर्निश्ड पूरा कर दिया गया है।
तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मतलब तुम वो विला में मुझे ले जाना चाहती हो और कहना चाहती हो कि अब से वो मेरा रूम है, लेकिन वो विला तो इतने सालों से बंद पड़ा हुआ है ना। तो वो कहती है आप चल के देखिए तो सही। तो फिर वो जाने लगता है। ओलिवर को यकीन नहीं होता कि भाई काम छोड़ के बीच में जा रहा है, और हम देखते हैं कि विला को इसने पूरा चेंज कर दिया था। और ये देख के तो अर्नोल्ड भी हैरान होता है, कह रहा होता है कि मतलब इसे तो हमने ऐसे ही कबाड़ खाने जैसा छोड़ दिया था, और ये तो इतना ज़्यादा पुराना था, इतना ज़्यादा बेकार था, तुमने इसे इतना ज़्यादा बढ़िया कैसे बना दिया। ऋषि कह रही होती है कि हाँ, इस रूम को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये अब से आपका ही रूम है। तो वो बहुत ज़्यादा इस प्राउड महसूस कर रहा होता है, क्योंकि आखिर होने वाली वाइफ भी तो इसी की है ना, जो हमारी ऋषि रहती है। तो ऋषि कह रही होती है कि हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे ऋषि बाकी चीज़ों के बारे में बात करने लगती है। बाकी चीज़ें कि जैसे कि आपने मुझसे बोला था कि आप मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे, क्या आप भूल गए? हाँ देखिए, यहाँ पे रोशनी कितनी अच्छी आती है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हवा भी आता है, और सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा, व्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आपका कुछ प्लान ना हो तो आपने शायद मुझसे उस दिन पार्टी में वादा किया था, आपको याद है ना, कि आप मुझे स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो वो कहता है कि तुम आखिर क्यों सीखना चाहती हो? ऋषि कहती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए गार्ड्स जो हैं कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी सीखना है। अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सीखना ही है तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया, और मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को नहीं चाहता हूँ कि वो कमज़ोर निकले, क्योंकि अर्नोल्ड तो खुद ही इतना ज़्यादा तगड़ा बंदा रहता है और इसके सामने कोई ऐसे भी नहीं टिकने वाला है। तो इसलिए अब वो उसे भी ज़रूर सिखाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि ड्रेस पहन के दोनों बिल्कुल रेडी हो गए थे। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, मतलब बंधे हुए नहीं, पूरी तरीके से लॉक है, और उसने तो अपनी आंख पे एक पट्टी भी लगाई हुई है। तो ऋषि यहाँ पे समझ जाती है और वो बता रही होती है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मान लो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कहीं युद्ध के मैदान में, और कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जैसे हाथ या पैर काम करना बंद कर देता है, चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसी के लिए यहाँ से ट्रेनिंग करना ही बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सब सुन के अर्नोल्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर दिमाग भी बहुत ज़्यादा भर भर के है। चलो इसके बदले में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग क्या होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा जो पूरी करने वाला हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से हिट नहीं करूँगा, क्योंकि तुम हो तो आखिर मेरी फ्यूचर वाइफ, इसलिए मैं तुम्हें ज़ोर से हिट नहीं करूँगा। चलो आ जाओ। तो इसके बाद ऋषि आती है भाई हमला करने के लिए अर्नोल्ड के पास में, लेकिन अर्नोल्ड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहता है। यहाँ पे तो ऋषि की हालत ही वो ख़राब कर देता है और कहता है कि आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा सोचो मत, तुम बस आओ और हमला कर दो मुझ पे। तो उसके बाद जो ऋषि रहती है वो हमला कर देती है भाई, हमला कर ही रही होती है, और कहता है कि तुम बहुत लाइट वेट हमला कर रही हो, थोड़ा अच्छा करो। उसके तो पसीने छूट चुके रहते हैं ऋषि के। गार्ड्स भी देख के कह रहे होते हैं कि यार अर्नोल्ड सामा तो सही में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मानना पड़ेगा। ऋषि पहले भी लड़ चुकी रहती है, तो अर्नोल्ड जब अपना स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा होता है तो वो बच जाती है, और ये देख के अर्नोल्ड भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या, ये बच कैसे गई, मतलब ये तो काफ़ी खतरनाक है, तुमने तो मतलब क्या सोच रही हो तुम। तब ऋषि कुछ नहीं बोलती और वो सोचता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये अपने मन में किसी और को सोच के मेरे साथ लड़ रही है। मुझे तो काफ़ी जलन महसूस हो रही है कि आखिर ये किसे अपने मन में सोच के मेरे साथ लड़ रही है। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि ऋषि उसी के बारे में सोच रही थी। उसका वो जो बाकी 7 जिंदगी था उसमें अर्नोल्ड नहीं तो मारा था ना, अलग अलग तरीके से था रहता है। और वैसे भी अर्नोल्ड आगे चल के बहुत पावरफुल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता रहता है। तो अब जो ऋषि रहती है वो अपना हमला करने जा रही होती है, अपना बहुत ही स्पेशल मूव जिसे अर्नोल्ड नहीं बच सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो उल्टा ही हो चुका रहता है, जो ऋषि की तलवार है वही गिर गई रहती है, और यहाँ पे वो हार चुकी रहती है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वो उसके हाथ के वो जो हथकड़ी रहते हैं उन्हें खोल देता है और कहता है कि तुमने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी ये लड़ाई तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसा लड़ने मज़ा आया। वैसे क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हो? तब वो बताती है कि वो आपसे लड़ने के बाद ना मतलब थोड़ा सा वो हो गया है, कमज़ोरी हो गया है, और हाथ झंझना गया है, पैर भी झंझना गया, इसलिए मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो वो उसे गोदी में उठा लेता है भाई सीधे। और फिर हम देखते हैं कि जब वो उसे ले जा रहा होता है तो कहता है कि अगर तुम मुझसे जीत जाती तो तुम मुझसे क्या सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि लड़ाई से पहले इन लोगों ने एक दूसरे को कहा था कि अगर मैं जीता तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, लेकिन यहाँ तो ऋषि हार चुकी रहती है। तब ऋषि उससे पूछ रही होती है सवाल कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है और आपका बाकी चीज़ क्या है, मतलब क्या पसंदीदा चीज़ है, क्या पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें वो पूछ रही होती है, और ये सुन के तो अर्नोल्ड को हंसी आ जाती है, क्योंकि अर्नोल्ड ऐसा बंदा नहीं ना है। लेकिन अब भाई ऋषि पूछ रही है तो उसे बताना ही पड़ेगा। तो अर्नोल्ड उसे सारी चीज़ें बताते जा रहा होता है, उसे साथ में लेके जा रहा होता है। सारी मेट्स देख रही होती है, कहती कि क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ काम चल रहा होता है ओलिवर का। तो वो पूछती क्या तुम अपना शिफ्ट कर रहे हो क्या रूम? तो वो कहता है कि हाँ, वैसे देखिए ना अर्नोल्ड सोया नहीं है कितने दिनों से, और देखिए वो कितना ज़्यादा काम कर रहा है। मैंने तो बोला लेकिन वो सो नहीं रहा है, आप ही एक काम करिए ना, आप जाके उसे बोलती क्यों नहीं है, तो वो जाके ज़रूर सो जाएगा। तो ऋषि कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए,
मैं जाती हूँ, उसे बोल देती हूँ। तो उसके बाद जो ऋषि रहती है आ जाती है और कहती है कि देखिए आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, आप दिन भर ऐसे नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो उसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है थोड़ा सा। काम को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देता था। लेकिन ऋषि उसे कहती है कि देखो तुम बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो, अगर तुम अपने आप से नहीं सोओगे तो मैं तुम्हें सुलाऊंगी। अब जब वो ये बात बोलती है तो अर्नोल्ड के मन में लड्डू फूट जाता है। कहता है कि तुम मुझे सुलाओगी, आखिर कैसे तुम मुझे सुलाने वाली हो। तो उसके बाद वो उसे कमरे में ले आती है और कहती है कि अब सोइए आप, और मैं यहाँ पे ऐसे आपके बगल में बैठ जाती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अर्नोल्ड कहता है कि अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और वैसे भी अर्नोल्ड सोया नहीं रहता है बहुत दिन से, तो वो चुपचाप सो जाता है। और ये सोच रही थी कि यार कितना ज़्यादा सिंपल सीधा सादा बंदा है, पता नहीं फ्यूचर में आगे चलकर ये कैसे वैसे हो गया था। मुझे जानना ही पड़ेगा कि आखिर क्या बात है और ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अर्नोल्ड को नींद नहीं आ रहा था ना, क्योंकि वो उसे देखते जा रही होती है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, जो करना चाहो तुम कर सकते हो। तो वो उसके बगल में आ जाती है, बैठ जाती है, उसे सहला रही होती है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। अर्नोल्ड को यहाँ पे हंसी आ रही होती है क्योंकि आज तक कभी ऐसा किसी ने किया नहीं उसके साथ में। और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो यार, बहुत हंसी आ रहा है, वैसे तुम्हारा जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो। तो वो उसके गले के निशान को ही देखते जा रही होती है बार बार और सोच रही होती है कि क्या मुझे इसे टच करना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ हो गया था क्या। तो वो जाती है और गले के निशान को उसको टच कर रही होती, धीरे धीरे सहला रही होती है। तब तक जो अर्नोल्ड उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो कहता है तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, और वो एकदम शर्मा जाती है भाई। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और फिर सो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये भी अपना उतार लेती है और कहती है कि ठीक है, जैसा मैंने आपके साथ किया आप भी मेरे साथ वैसा करिए। लेकिन वो तो उसके तकिया मुंह पे मार देता है और कहता है कि तुम भी ना बहुत ज़्यादा ही अजीब हो, हाँ हाँ तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, मैं जानता हूँ। तो वो कहती है कि अरे छोड़िए इसे, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक सीन हो जाता है, मैं तुम लोग को क्या बताऊँ। लेकिन इसके बाद जो दोनों का हो जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले से वादा किया है, तुम्हें याद है ना। वो कहती है कि हाँ। और फिर क्या था भाई, उसे सोना रहता है। तो अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे सो सकती हो। और जब सो के उठती है तो कहती है कि अरे ये क्या, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में। तो वो कहता है ये मेरा कमरा है। तब तक कोई आ जाता है तो ये चादर ढक लेती है अपने आप को। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ओलिवर रहता है, काम के बारे में आया रहता है बताने के लिए कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अर्नोल्ड से कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं सारा काम संभाल लूंगा। तो यहाँ पे वो छुपी हुई रहती है तो किसी को नहीं पता चलता है। और कहता है कि देखो वो चला गया है, अब तुम एक काम करो, तुम यहाँ से उठ सकती हो, जा सकती हो। तो यहाँ तो ऋषि को शर्म आ रही थी। उसके बाद तो भाई ऋषि आगे रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसका कुछ पार्सल आया हुआ रहता है कंपनी से। ये एक विग रहता है और ये विग का काम इस्तेमाल करने वाली है ये लड़का बनने के लिए, ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग ले सके। आपको तो पता ही है कि इसे लड़ना कितना ज़्यादा पसंद है और लड़ने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए। इसीलिए अब ये लड़का बन के अपनी ही फोर्स के अंदर लड़ेगी। तो हमें दिखाया जाता है कि ऋषि की ट्रेनिंग यहाँ पे जारी रहती है। वैसे यहाँ पे ये लड़का रहती है तो इसे किसी और नाम से यहाँ बुलाया जाता है। तो इसने ट्रेनिंग में घुसने के लिए यहाँ पे अगस्त्य की मदद ली थी, ठीक है। और अगस्त्य ने इसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि वो अपने भाई को दिखाना चाहता था कि जो होने वाली भाभी है वो मतलब नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वैसे तो ये बात अर्नोल्ड भी बहुत अच्छे से जानता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जो ऋषि है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहती है क्योंकि वो लड़ाई में उतनी ज़्यादा बेहतर तो है नहीं और फ्यूचर में काम भी आना है, मतलब फ्यूचर में बहुत मुश्किल है अर्नोल्ड के सामने टिकना, इसीलिए। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि ये थक खा के बैठी हुई रहती है। उतनी देर में एक बंदा वहाँ पे आता है। अब ये जो बंदा रहता है ऋषि का बढ़िया दोस्त बन गया रहता है यहाँ पे, और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात भी कर रहा होता है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये अर्नोल्ड को बहुत ही एडमायर करता है क्योंकि अर्नोल्ड बहुत ही ताकतवर है और ये अर्नोल्ड जैसा ही बनना चाहता है। मतलब उस पोस्ट पे तो नहीं पहुंच पाएगा लेकिन उन्हीं के जैसा बनना चाहता है क्योंकि वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। तो अब इसी चीज़ को लेके यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो उतनी देर में यहाँ पे एक और बंदा आता है जो ही कैप्टन रहता है और कहता है तुम्हें रॉयल फैमिली के लोगों को नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है। और इनका नाम रहता है कोर्ट लेवेंस। और पहले से ही ऋषि को पता रहता है कि ये कौन बंदा है और फ्यूचर में इसका क्या काम आने वाला है, क्योंकि ये अर्नोल्ड का काफ़ी खास आदमी होने वाला है आज से 5 साल बाद। तो यहाँ पे जो हमारा कैप्टन रहता है वो कह रहा होता है कि तुम कुछ मतलब खाते हुए तो नहीं हो क्या, चिकन खाना पसंद है क्या तुम्हें। तो ऋषि कहती है कि हाँ हाँ मुझे मतलब पसंद है, वो सब नॉनवेज खाना पसंद है। तो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बोला है क्योंकि तुम बाकी लड़कों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पतले लग रहे हो मुझे, तो तुम लोग को थोड़ा सा मांस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉडी में मांस नहीं होगा तो लड़ाई के मैदान में लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे समझाने के बाद हम देखते हैं कि ये आ जाती है यहाँ पे एक वेयर हाउस में और मेड जैसा जाती है, मेड जैसा ड्रेस चेंज कर लेती है। तब यहाँ पे मेड है, किसी को पता नहीं है प्रिंसेस है, फिर घुस जाती है अंदर में। तो अब ये अर्नोल्ड से मिलने के लिए प्रिंसेस जैसा बन के जा रही होती है। तो जो हमारा अर्नोल्ड रहता है बड़ा ठगी रहता है, पास में आ जाता है और कहता है कि सुनो मिलने के लिए आ जाना इतना बजे और बढ़िया से आना। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ हाँ
मैं बहुत ही बढ़िया से आऊँगी। बताओ यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्नोल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और दोनों अपने में ही फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं बहुत देर तक। दोनों में ऐसे ही बातचीत हो रही होती है। सीन कट होता है। ऋषि बस सोच रही होती है कि यार मैं कैसे सच के जाऊँगी, क्या करके जाऊँगी, क्या पहन के जाऊँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मगर उसकी मेड कहती है कि अरे मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जब तक मैं हूँ यहाँ पर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना। और फिर यहाँ पे उसे सच धज के ला दिया गया रहता है। तो वो कहता है कि अरे चलो अपना ये मास्क हटा लो, कोई नहीं पहचानेगा यहाँ पे तुम्हें, आराम से तुम उतार सकती हो, मुझे पहचान लेंगे। लेकिन जब वो अपना हटाती है भाई हुड्डी, तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि अर्नोल्ड ने कुछ बोला ही नहीं रहता और इसे देख के वो थोड़ा सा शर्मा जाती है कि अरे भाई, इसने तो कुछ बोला ही नहीं है। अर्नोल्ड बोलना चाहता था और कहता है कि यार मुझे तुम्हारी मेड की तारीफ करनी पड़ेगी, काफ़ी मस्त काम किया है। उसके बाद तो ये लोग आ चुके रहते हैं यहाँ पे मार्केट में, और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ऋषि को कहती है कि चल ना ये ट्राई करते हैं, ये टेस्ट कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो वो घड़ी देख रहा होता है। तो ऋषि देखती है कि अरे ये घड़ी क्यों देख रहा है, ऐसे तो नॉर्मली कभी नहीं देखता है, आज बड़ा घड़ी देख रहा है, मेरे साथ में आया है तो कोई बात नहीं। खैर वहाँ पे वो अलग अलग दुकान में जाती है, फ्रूट्स को देख रही होती है। तो यहाँ एक फ्रूट उसे बहुत अच्छा लगता है, ये ड्रैगन फ्रूट है। तुम लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं कि 120 रुपये का एक मिलता है। मैं छोड़ो क्या बताऊँ, टेस्टी रहता है वैसे। और फिर वो उसे देती है खाने के लिए, वो मना करता है लेकिन वो नहीं ले रहा होता है। लेकिन फिर वो कहती है कि अरे खाओ ना, मज़ा आ जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, हमें किसी ऐसे के पास मिलने जाना है जो कि हमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते किंगडम में, इसलिए चलो। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि ये एक सोने की शॉप में आई हुई रहती हैं, जहाँ पे वो दोनों इन्हें ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं। कहती है प्रिंसेस, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो असल में ये लोग यहाँ पर ज्वेलरी चूज करने के लिए आए रहते हैं और ज्वेलरी काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। तो वो लेडी कहती है कि आप बता सकती है कि इनमें से कौन नकली है, कौन सा असली है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद जो हमारी ऋषि रहती है उसे पता नहीं चल रहा होता, अर्नोल्ड बस उसका टेस्ट ले रहा होता है। तो यहाँ पे वो साफ साफ बोल देती है कि मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं ऑनेस्टी से कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता चल रहा है। तो वो लेडी कहती है कि चलिए आप कम से कम ऑनेस्ट तो है ना, बाकी लोग की तरह नहीं ना। लेकिन वो कहती है कि मुझे टूल चाहिए, क्या आप मुझे टूल दे सकती हैं? तो वो उसे टूल देती है। उसके बाद वो टूल से देख रही होती है और टूल से देखने के बाद ऋषि यहाँ पर एकदम आराम से बता देती है कि कैसे ये सभी नकली है, ठीक है। और अर्नोल्ड तो भाई पूरा खुश होता है क्योंकि उसी की वाइफ रहती है भाई, अब खुश तो होगा ही क्योंकि इतना चालाक जो वाइफ रहती है। तो ये देख के वो लेडी कह देती है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमाल की, आज तक किसी ने भी नहीं पकड़ा है और किसी ने हमसे कभी टूल मांगा भी नहीं था, आप तो सही में बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, आप लोग वहाँ पे बैठिए। और फिर अर्नोल्ड चला जाता है वहाँ पे बगल में बैठने के लिए। तो ऋषि आती है और कहती है माफ़ करना, मैंने पहले वैसे गड़बड़ी कर दी। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे तुम ये क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो उसके बाद वो बहुत सारे दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलती है लेडी की मिस्टर अर्नोल्ड यहाँ पे आपके लिए ही लेने के लिए आए हैं, बताइए आपको किस तरीके का चाहिए, मतलब जो भी चाहिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आपका पर्सनल फेवरेट बताइए, कलर क्या होगा, तो हम लोग उसी के हिसाब से चूज़ कर देंगे। अब ऋषि यहाँ पे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि यार कौन सा कलर का लिया जाए। और ये बुढ़िया कह रही हो कि अपना अच्छा रंग लो। तब देखती है वो सीधे अर्नोल्ड की आंखों में, जो कि देख सकते हैं कि सी ब्लू टाइप का आंख रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने मन में बोलते बोलते कब मुंह पे बोल देती है कि इनकी आंखें कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे इन्हीं की आंखों जैसा चाहिए। और उसे भनक तक नहीं लगती है कि उसने ये अपने मुंह से बोल दिया है, उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो जो ओल्ड लेडी होती है कहती है कि वाह, आपने तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल का मतलब चूज़ किया है, आप तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन वो कहती है कि अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कह रही थी कि इनका आँख का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो लेडी कहती है आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ऐसे बाहर में सनसेट देख रहे होते, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है कैसल में। वो पूछती है कि तुम मतलब मेरे लिए क्यों ले रहे हो, वो तब बताता है मैं वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ में बर्तन वर्तन और तलवार के अलावा भी कुछ पहनो, जिसे देख के मुझे ऐसा लगे कि हाँ हाँ भाई हाँ, ये अर्नोल्ड की वाइफ है। तो ऋषि तो यहाँ पे भाई पूरा एकदम ब्लश करने लगती है, क्या ही बोला जाए। लेकिन ऋषि यहाँ पे ये भी पूछ रही होती है कि आखिर आखिर यार ये सब मतलब चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो वो कहता है तो जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट निकल गई, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब वो बताती है क्योंकि उस वक्त तुम घड़ी देख रहे थे और मैंने जहाँ तक देखा है कि तुमने बस एक ही बार घड़ी देखा था, उसके बाद तुमने घड़ी नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि तुम इंतजार कर रहे हो क्योंकि उस वक्त से अभी तक काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और तुम पॉकेट वॉच वैसे तो रखते नहीं हो, लेकिन तुमने रखा था, बताओ किसका इंतजार कर रहे हो। तब वो बताता है कि एक खास दोस्त जो मेरी वेडिंग में सबसे पहले आना चाहता है। लेकिन ऋषि को भी नहीं पता रहता है यार ये किसकी बात कर रहा है, मतलब कौन सा इसका ऐसा खास दोस्त है जो इसकी वेडिंग में सबसे ज़्यादा पहले आना चाहता है। तो वो कहता है कि देखो वो आ रहा है। तो आगे हमें कार्ड को दिखाया जाता है और मैं बता दूं कि ये दूसरे किंगडम का प्रिंस रहता है जिसका नाम काइल है और पिछले जन्म में इसने इसके घर काम किया था मेड से, ठीक है। तो काइल और जो अर्नोल्ड का रिश्ता है वो उतना ज़्यादा ठीक नहीं है किंगडम का, एक तरीके से ठीक ठाक बैलेंस ही चलता है। तो यहाँ पे वो सोच रही होती है कि आखिर मतलब इसने क्यों बुलाया है काइल को, और फिर काइल आ जाता है। असल में काइल बहुत ही
अजीब रहता है थोड़ा सा, मतलब सीधे आके लाइन मारने लगता है हमारी ऋषि के ऊपर, वो उसे बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स देने लगता है, पूरा कॉम्प्लीमेंट। और हमें ये भी पता चलता है कि अभी तो इनका किंगडम अच्छा, लेकिन 5 साल बाद ये काइल के किंगडम को भी जला देगा, ऐसा ऋषि का मानना रहता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात हो जाती है भाई ऋषि के ऊपर। वो पूरा कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देते जा रहा होता है, कह रहा होता है कि आप गॉडेस जैसी ब्यूटीफुल, एक नंबर है, कमाल की है, मानना पड़ेगा अर्नोल्ड की किस्मत। लेकिन वो देखती है तो देखती है कि अर्नोल्ड तो भाई उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। उसके बाद बैठ के बात कर रहे होते हैं कि कल मैं उसे दवाई देने के लिए जाऊँ क्योंकि काइल बहुत कमज़ोर है। वो कहता है कि तुम्हें काइल की बड़ी चिंता हो रही है, क्यों, है ना? तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, असल में वो कमज़ोर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, उसका मेडिसिन भी चलता है, मुझे पता है। तो अब यहाँ पे वो बताने लगता है कि कैसे वो कल इंस्ट्रक्टर को ही बुलाने वाला है, और ये सोच के ये हैरान हो रही थी कि अरे यार अगर वो आ जाएगा तो वो तो मुझे पहचान लेगा, इंस्ट्रक्टर मतलब वही कैप्टन जिसे आपने पहले देखा था। तो ये थोड़ा सा टेंशन में आ जाती कि अगर वो भी पार्टी में आया तब तो मैं गई कहाँ। रीशे यहाँ पे काइल के लिए कुछ हब उगा रही होती है, क्योंकि ये जो हब्स है उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, मगर दिक्कत की बात यह है कि पता नहीं है कि आखिर ये हब्स काम करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाली बात है। और जो काइल है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। तब तक वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है कि हेलो। उसे देख के गार्ड्स कहते हैं लगता है तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम है माइकल, और ये जो माइकल रहता है ये हमारे ऋषि के पिछले ज़िंदगी का टीचर रहता है, मतलब जो उसने 7 ज़िंदगी जी रहती है उसमें से एक ज़िंदगी में ये इसका टीचर बना हुआ रहता है, और इसी ने मेडिकल के बारे में सारी चीज़ें ऋषि को बताई थी। और ये अपने नाम इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है माइकल। उसके बाद जो गार्ड्स होते हैं उसे भगाने वाले रहते हैं, लेकिन तब तक ऋषि आ चुकी रहती है और कहती है कि हेलो मेरा नाम है ऋषि। और फिर ये लोग नेल पॉलिश के बारे में बात करने लगते हैं। तो ये नेल पॉलिश के बारे में सवाल करता है, और ये भी बहुत सारे सवाल करता है कि तुमने मतलब इस पर डिज़ाइन कैसे बनाए, और ये जो डिज़ाइन है अगर इसमें ये केमिकल रिएक्शन हो जाता तो ये कैसे हो जाता। तो ऋषि सारे सवालों का जवाब उसे दे देती है, जो कि काफ़ी उसे अच्छा लगता है। फिर वो कहता है कि तुमने ये जो पीछे पौधे उगाए हैं मिस्टर काइल के लिए, मुझे लगता है कि इनमें से कुछ कुछ जहरीले पौधे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ कुछ काम भी करने वाले हैं। ये सुन के गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं कि कहीं जो ऋषि है वो काइल को पॉइजन तो देने के चक्कर में नहीं ना है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि अभी आई रहती है काइल के पास में। तो काइल इससे कह रहा होता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ पे माइकल क्या कर रहा है। और फिर काइल कहता है माइकल से कि ये मिलो नई प्रिंसेस से, लेकिन वो कहता है कि ये कोई प्रिंसेस नहीं है, ये तो मेरी स्टूडेंट है। ये सुन के काइल भी हैरान हो जाता है, क्या ये तुम्हारी स्टूडेंट होने वाली है। तब ये लोग दवाई के बारे में बात करते हैं और काइल को बता रहे होते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक दवाई है, मतलब वो दवाई काम तो कर सकती है लेकिन पता नहीं। तब काइल कहता है कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी दवाई पी सकता हूँ, ठीक है तुम लोग बस मुझे दवाई दे दो, बस मेरा इतना ही काम हो जाएगा। तो उसके बाद जो ऋषि रहती कहती है कि ठीक है लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा कड़वा है तो तुम्हें थोड़ा सा देख के पीना पड़ेगा। तो काइल कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कड़वा ही तो है, उसके बाद क्या है। तभी जो माइकल रहता है भाई वो ज़बरदस्ती ऐसे बोतल को खोल देता है और कहता है कि ये लो पी लो, तो पूरा पिला देता है। और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा घटिया आता है भाई, पूरा एकदम मिक्स टेस्ट रहता है, बहुत बेकार। काइल की तो तबीयत और भी ख़राब हो जाती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग दोनों रहते हैं और वो उसे एक बुक भी देता है, और ये सोच रही होती है कि यार ये बिल्कुल मतलब पहले की तरह ही है, टीचर बिल्कुल भी नहीं बदले, पिछले ज़िंदगी में भी वैसे ही थे। पिछले ज़िंदगी में ये एक दवाई के ऊपर मेडिकल टेस्ट कर रहे थे, मगर इन्होंने मुझसे कहा था कि उस टेस्ट को करने के लिए इनके पास कोई सही बंदा नहीं है, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो दवाई है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से नहीं सह सकता था शायद, इसीलिए पता नहीं अभी तक इन्होंने टेस्ट किया भी होगा उस दवाई को या फिर नहीं, क्योंकि ये लाइफ तो अलग होती है ना। अब उतनी देर में अर्नोल्ड वहाँ पे आ चुका रहता है। अर्नोल्ड कहता है कि चलो वापस चलते। वो कहती तुम यहाँ पे। अर्नोल्ड कहता है कि ये कौन है। तब माइकल अपने इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है अच्छा तो आप ही है जो मेरी वाइफ को सारी मेडिकल का ज्ञान दे रहे हैं, आपको जो मदद चाहिए होगी मुझसे आप ले सकते हैं। तब माइकल कहता है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्राउन प्रिंस मुझे खुद बोल रहे हैं मदद लेने के लिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और ये कहता है तुम हमेशा ऐसे ही लेट करती हो। वो कहती है कि टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता। तो उसके बाद वो उसे अपना स्टॉप वॉच दे देता है और कहता है ये लो। वो कहती है कि लेकिन ये तुम्हारे लिए पॉकेट वॉच बहुत ही ज़्यादा कीमती है तुम्हारा। वो कहता है कि नहीं तुमसे ज़्यादा कीमती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें ज़रूरत है थोड़ा सा टाइम देखने की। तभी ये सोच रही होती है कि मास्टर ने कहा था कि उन्हें कोई सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा था दवाई के लिए, मतलब पिछली ज़िंदगी का सोच रही थी और सोच रही थी कहीं अर्नोल्ड तो वो सही कैंडिडेट नहीं ना, मतलब हाँ इसका बॉडी भी स्ट्रांग है और आगे चलकर फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला भी है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पार्टी होने वाली थी, तो ये पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। तो इसे एक लेटर आया रहता है जो कि बुढ़िया की तरफ से आया रहता है। तो बुढ़िया ने लिखा रहता है कि हमने आपका मतलब रिंग बना दिया है, रिंग बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, रिंग का डिज़ाइन भी हमने भेज दिया है। तो यहाँ पे रिंग का डिज़ाइन उसे भेज दिया गया रहता है और पार्टी के लिए सब लोग एकदम रेडी हो गए रहते हैं जानदार। तो इंस्ट्रक्टर से से बचना रहता है पार्टी में, क्योंकि कहीं इंस्ट्रक्टर पहचान ना ले। तो जो काइल रहता है वो तो अर्नोल्ड के साथ यहाँ पे लग गया था। तो ऋषि कहती है ठीक है अब मैं थोड़ा सा चलती हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद वो अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे
वो पता लगा सके कि आखिर वो इंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, और जहाँ पे भी वो इंस्ट्रक्टर रहेगा ये उसके पास में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मतलब एकदम दूर दूर ही इससे रहने वाली है। तो इसे पता लग गया था, और ये टेक्निक इसने बहुत साल बाद इस्तेमाल की रहती, मतलब पिछली ज़िंदगी में इस्तेमाल की थी, अब पता है नहीं कौन सी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रही है। इसलिए तो ऐसा हो रहा था कि जब भी वो उसके आसपास आ रहा होता है तो ये तुरंत ही इधर उधर करने लग रही होती है, क्योंकि इसे पता लग रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि काइल और अर्नोल्ड बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे काइल कहता है कि प्लीज़ हमारे कंट्री को कुछ सेना की ज़रूरत है, प्लीज़ आप हमें दे दें, और इसके बदले में हम लोग आपको सोना चांदी जो भी होगा सब दे देंगे। हमें भले थोड़ा सा लॉस हो जाए या लॉस पूरा हो जाए, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ अपने देश के लोगों को बचाना। वैसे ही बहुत सारे देश हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अर्नोल्ड साफ साफ मना कर देता है और कहता है तुम्हारे देश को बचाने के लिए मैं अपने देश को खतरे में क्यों डालूंगा। मुझे समझ आ गया तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, फिर भी तुम यहाँ पे पार्टी में आए हो मेरे पास क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन माफ़ करना मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन काइल कहता है कि हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला और मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ प्लीज़। और यही चीज़ ऋषि सोच रही होती है कि जब 5 साल बाद अर्नोल्ड वार शुरू करेगा तब जो काइल की कंट्री है उसे भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत पहुंचने वाली और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और पिछली ज़िंदगी में उसने बोला था कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, मुझे ही ये काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कर। हम देखते हैं कि काइल आता है, बहुत ही दुखी रहता है, तो फिर माइकल उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो। तो जो भी इनके बीच में बात हुई रहती है, जो भी अर्नोल्ड से बात किया रहता है वो सारी बात बता देता है वो। लेकिन यहाँ पे माइकल हंस रहा होता है क्योंकि उसका एकदम जो प्लान था ना वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा होता है, क्योंकि इसे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो इसके उस प्लान के लिए मस्त हो, और बिल्कुल वैसा ही बंदा मिला रहता है इसे, जो कोई और नहीं बल्कि अर्नोल्ड ही होने वाला रहता है। ठीक है, आगे हमें दिखाया जाता है कि ये प्रैक्टिस कर रही होती है यहाँ पे लड़का बन के, और सोच रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से करके वॉर को यहीं पे रुकवाना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ करके अर्नोल्ड सामा को यहीं पे रोकना पड़ेगा, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और काइल बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो ये सारी वो जो पास्ट लाइफ की बातें हैं ना, वो सभी पास्ट लाइफ की बातों को याद करके ही बोल रही होती है, क्योंकि आगे जब वॉर होगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी और ये जो सभी लोग हैं ना, इन सभी का किंगडम एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उतनी देर में इंस्ट्रक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन मतलब तुम क्या सोच के प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे ऋषि बोलने लगती है कि मैं ये सोच के प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आगे वॉर होगा और वॉर में तो मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होगा, मतलब वैसे वैसे सारा सीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा। तब इंस्ट्रक्टर बता रहे होते हैं कि तो पता है मैंने अपना बेटा खोया वॉर में, लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं है कि वो शहीद हो गया, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो कम से कम लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। देखो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, वॉर में कोई चला जाता है तो तुम उसे वापस नहीं ला सकते हो, और ये सबकी किस्मत में होता है, कौन क्या करेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि आज खुद अर्नोल्ड देखने के लिए आ गया था सभी लोगों को। तो यहाँ पे तो ऋषि एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि अर्नोल्ड तो उसे पहचान ही लेगा, भले इंस्ट्रक्टर ना पहचान पाए। फिर जो अर्नोल्ड रहता है ये तो भाई बहुत ठरकी बंदा रहता है, ये हमारे ऋषि की तरफ ही देख रहा होता है और बिल्कुल भी पल के नहीं हटा रहा होता है, और ऋषि समझ गई रहती है कि अब तो मैं गई, ये इसने पहचान लिया मुझे। उसके बाद क्या था, वो काफी क्लोज आया था और कहता है कि अरे तुम बहुत ही अच्छे बच्चे लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर तुम कौन से बहरूपी हो, कौन हो तुम। लेकिन ऋषि फिर भी यहाँ पे एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि आप क्या बोल रहे थे। वो कहता है मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। फिर वो उसे पकड़ लेता है और कहता है बताओ तुमने मुंह में क्या दबा के रखा है, मैं जानना चाहता हूँ, जल्दी से उगलो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी उगल दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ऋषि यहाँ अभी भी कह रही होती है कि अरे आप क्या कर रहे हैं प्रिंस। फिर उसके बाद वो गली देती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बिना बताए आपको यहाँ पे आ गई और ये सब प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे करना था इसलिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस करना है तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, लेकिन एक शर्त है, किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, और मैं भी तुम्हें देखूंगा अच्छे से क्योंकि तुम कैसा प्रैक्टिस कर रही होती है। ये सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अर्नोल्ड ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश करने वाली हो कि मैं काइल की मदद करूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ ऋषि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम तो जानती हो कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, और मैं अपने किंगडम को दाव पे नहीं लगाने वाला हूँ किसी और किंगडम को बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आओगी, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अंदर में ये सोच रही होती है कि यार मुझे काइल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो बहुत अच्छा था, मतलब एक जिंदगी का बात नहीं हो रहा होता है यहाँ पे, अभी तक जितना भी 7 जिंदगी मतलब इसे मिली हुई रहती है, सातों में काइल ने मतलब इसकी अलग अलग तरीके से मदद की है। भले वो नोबेलिटी से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही उसने मदद की रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है काइल को, तो यहाँ पे काइल मिलने आया रहता है ऋषि से। तो यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैंने आपके लिए कुछ दवाइयाँ बना दी है और ये एक स्पेशल एंटीडोट दवाई है, ये भी थोड़ा सा कड़वा रहेगा लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। काइल कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब तक मेरी बॉडी अच्छी रहेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो भी मदद करने का बन सके मैं करूँगा। तब ऋषि कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप मेरी टीम में शामिल होना चाहेंगे कुछ दिन के लिए, मैं आपको अपनी फोर्स दूंगी। हालांकि इसके पास फोर्स नहीं रहता है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये माइकल के पास आई रहती है और माइकल
को किसी भी तरीके से अर्नोल्ड से दूर करना चाहती थी, लेकिन ये कह रहा होता है तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी इंटरेस्टेड हो अर्नोल्ड में, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी इंटरेस्टेड हूँ अर्नोल्ड में, लेकिन हम दोनों अलग अलग चीज़ों को लेकर इंटरेस्टेड है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे उससे दूर करने की कोशिश कर रही हो ऋषि। ऋषि कहती है कि अरे नहीं मास्टर, आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। क्या तुम्हें पता है मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट बनाया है जिसका नाम है गन पाउडर। असल में ये जो गन पाउडर है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। अब ऋषि समझ गई रहती है कि जो इसका मास्टर है उसने जान लिया है कि ये अर्नोल्ड से दूर रखना चाहती है उसे, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने प्लान को ज़रूर कामयाब करके रहूंगा। तो ऋषि को यहाँ पे पास्ट का याद आ जाता है। पास्ट मतलब पिछले ज़िंदगी का। पिछले ज़िंदगी में भी उसने गन पाउडर का इस्तेमाल करने को बोला था, ये एक वेपन का नाम दे दिया था। असल में ये बहुत बड़ा बम रहता है जिससे बहुत दूर तक तबाही मचती है, बस सिंपल सी बात रहती है और कुछ भी नहीं रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वो बता रहा होता है कि देखो मैं इस्तेमाल तो करके ही रहूँगा, मुझे अपना एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करना, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के तौर पर रहता है। और ये समझ गई थी कि ये इसे नहीं रोक सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो जा रही होती है तब उतनी देर में कोई आ जाता है बीच में और अगस्त्य रहता है। अगस्त्य कहता है मैंने सुना मेरे भाई ने तुम्हें पकड़ लिया। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। तब बताता है कि मेरे कुछ इन्फॉर्मर्स है। अब इतनी देर में ऋषि को एक आइडिया आ जाता है और कहती है कि तुम्हारे इन्फॉर्मर्स है ना, तुम एक काम करोगे, तुम अपने कुछ इन्फॉर्मर्स मुझे दे दोगे क्या, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा सा काम है। तो अगस्त्य कहता है ठीक है, अगर तुम मांग रही हो तो मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन प्लान क्या है। तब वो उसे प्लान बता रही होती है कि देखो हमें इस तरीके से करना है और फिर सारा काम एकदम बढ़िया से हो जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे खड़ा रहता है माइकल। तो जो माइकल का लाइफ है वो ट्रेजेडी भरा था। बचपन में ही मदर की डेथ हो गई थी, उसके फादर इसे ही जिम्मेदार ठहराते थे कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और फिर बचपन से ही किताबी कीड़ा था, तो क्या होता है कि बड़े साइंटिस्ट लोग को भी इसका मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें टॉप क्लास। लेकिन फिर क्या होता है कि जिस लैब में काम करता था वहाँ पे आग लग जाती है, इसके डैड के साथ बहुत लोग की मौत हो जाती है। तब इसने गन पाउडर बनाया था। इसके डैड ने कहा था कि तुम दुनिया में तबाही मचाने के लायक हो, तो इसलिए गन पाउडर बनाया था। तुम लोग समझ सकते हो ना क्या है वो। इतनी देर में आ चुकी रहती है हमारी ऋषि वहाँ पे। ऋषि उसे मना कर रही होती, कहती है कि आपको ये अर्नोल्ड को नहीं देना चाहिए, वरना आपको पता है ना कि वो क्या तबाही मचाएगा। वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है कि अर्नोल्ड इससे क्या करने वाला और बहुत लोग की जान भी जा सकती है इसमें, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। ऋषि एक ही बात सोच रही थी कि मैं पिछली जिंदगी में तो इन्हें नहीं रोक पाई थी, लेकिन इस जिंदगी में मैं इन दोनों को जरूर रोक पाऊंगी। अगर मैं नहीं रोक पाई तो फिर से वही होगा जो। तो ऋषि सारी पुरानी बातों को लिख रही होती है डायरी में कि कैसे अर्नोल्ड ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो मदद नहीं करने वाला है काइल का किंगडम का, इसलिए अब उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे इसने काइल के साथ अलायंस बना लिया है ताकि ये लोग मिलकर अर्नोल्ड को मना सके। मगर अर्नोल्ड के दिमाग में क्या चल रहा है, ऊपर से जो माइकल है वो भी अपना गन पाउडर देने वाला है अर्नोल्ड को, तो वो बहुत बड़ा ब्लास्ट जरूर करेगा। तो 5 साल बाद क्या होगा ये मुझे अभी तय करना पड़ेगा। तो खैर उसके बाद वो बालकनी से बाहर निकल चुकी रहती है। बालकनी के बाहर देखती है कि काफ़ी जुगनू आए रहते हैं, पहली बार होता है यहाँ पे। तो वहाँ बगल में अर्नोल्ड भी आ चुका रहता है और दोनों एक दूसरे को देख के मतलब अरे भाई रात में गुड इवनिंग बोल रहे होते हैं। वो पूछता है कि ये क्या था, वो बताती है कि ये जुगनू है। तो वो कहता है तुम्हें इंसेक्ट पसंद नहीं ना। तो वो कहती है कि ये इंसेक्ट है मगर ये प्यारे हैं, हर किसी का अपना कुछ लाइफ पर्पस होता है। और इसी के बाद वो भाषण देना शुरू कर देती है इंसेक्ट्स के बारे में। तो वो कहता है कि वाह तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो वो कहता है कि तुम मेरे साइड में क्यों नहीं आ जाती हो। तो हम देखते हैं कि वो दरवाजे से तो नहीं जाती है, लेकिन उसके बाद सीधे आ जाती है बाउंड्री के ऊपर और फिर एकदम जोरदार छलांग मार देती है। इसे बचाने के लिए अर्नोल्ड आगे आ जाता है और इसे पकड़ लेता है, ठीक है। और वो कहता है कि तुम भी ना। तो वो कहती है माफ़ करिएगा, मैं बस इतनी ही ऊंचाई से जंप लगा सकती हूँ, आपने तो देखा ही है। वो कहता है कि हाँ लेकिन तुम चाहती दरवाजे से भी आ सकती थी ना। वो कहती है कि और तेरी की मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब इतनी देर में ये लोग दोनों बात कर रहे होते हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें पता है इन जुगनों को देख के मुझे मशाल की याद आती है और मुझे लड़ाई का याद आ जाता है। तुम जब यहाँ पे आई थी तो पता नहीं तुमने यहाँ पे क्या देखा था, लेकिन जब मेरा काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा तब मैं इस किंगडम को छोड़ दूंगा, मेरा यहाँ से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है तो उसका आँख ग्लो कर रहा होता है। तो वो कहती है कि आपका आँख तो बहुत प्यारा है, बहुत चमक रहता है। वो कहता है कि मेरा आँख बिल्कुल मेरे फादर की तरह है, बचपन में मैं चाहता था कि कोई मेरी आंखें निकाल ले। तब वो सोचती कि लगता है इसके फादर के साथ इसका कुछ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मतलब बचपन से ही। अर्नोल्ड कह रहा होता है कि देखो अगर तुम मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करोगी तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मैंने अपनी मदर को पहले ही मार दिया है, तुम्हें तो ये बात पता ही है। लेकिन फिर जो ऋषि रहती कह रही होती है कि देखिए मुझे इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपके बीच में टांग नहीं उड़ाऊंगी। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो काम ज़रूर करूँगी और मैं हमेशा आपके हित में ही काम करूँगी। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं आपके अपोजिट जाने की कोशिश करूँगी और आप मुझे भले ही कितनी बार भी क्यों ना मार ले, मैं हमेशा वापस आऊँगी। तो ये बात अर्नोल्ड को समझ नहीं आता है। तो वो कह रही होती है कि आप मुझे कितनी बार भी मार ले, मैं कभी मेड कभी कुछ कुछ ना कुछ बन के हमेशा आपकी लाइफ में आती रहूँगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ और मैं जो करना चाहती हूँ आपको
वो सही ज़रूर लगेगा, अभी नहीं तो कल वो बात आपको भी ज़रूर समझ में आ जाएगी। लेकिन अर्नोल्ड कहता है कि ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी थकावट हो रही है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। बाद में हम देखते हैं कि ये काइल से कहती है कि तुम्हारा किंगडम का तो भाई सामान काफ़ी ज़्यादा मस्त है। काइल कहता है कि आपको इससे लगता है कि अर्नोल्ड साहब खुश हो जाएंगे? वो कहती है कि पता नहीं खुश होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमारी बात ज़रूर बन जाएगी, कम से कम वो तुमसे बात तो करेगा। काइल को चाहिए रहता है कि जो अर्नोल्ड है वो उसे अपनी मिलिट्री दे दे, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे किंगडम है वो इसकी किंगडम पे तात गड़ाए बैठे हैं और ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए अर्नोल्ड के पास मदद मांगने के लिए आया, और आपको तो पता है ऋषि इसकी मदद क्यों कर रही है। इसके बाद ये लोग अर्नोल्ड के पास में जाते हैं, मगर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं बता रहा होता है। तब यहाँ पे हमें पता लगता है काइल का जो किंगडम है वो 6 महीने बर्फ से ही घिरा रहता है, और 6 महीना ऐसे नॉर्मल रहता है, और ये लोग ज़्यादातर अंदर ही में रहते हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ता है ना, बर्फबारी वाला पूरा इलाका रहता है। और बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं, और भी नए नए क्राफ्ट्समैन पैदा हो रहे हैं जो बढ़िया है काफ़ी। तो यहाँ पे जो ऋषि रहती है अर्नोल्ड को घड़ी दिखाती है, कहता है वो तो मेरा घड़ी है, लेकिन ऋषि कहती है कि नहीं ये आपका नहीं है, आपका वाला तो मेरे पास है, ये इनके किंगडम के क्राफ्ट्समैन ने बनाया, देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार, कितना ज़्यादा बढ़िया है, और एकदम हूबहू कॉपी है। हम चाहे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अर्नोल्ड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे सपोर्ट करूंगा? अगर मैं चाहूँ तो मैं मिलिट्री के दम पे इसके किंगडम पे कब्जा ना कर लूँ और सभी क्राफ्ट्समैन को अपने अंडर में काम ना करवा लूँ? तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, मेरे काम करने का तरीका अलग है, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं जानता हूँ ये सब तुम फालतू में आए हो। तब काइल कहता है मैं जानता था कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो तो ऋषि सान के कहने पे मैं यहाँ पे आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बेकार है, मुझे आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैं मांगना चाहता हूँ मेरे लोगों के लिए। उतनी देर में ऑगस्टे वहाँ पे आ चुका रहता है और कहता है मुझे भाभी से मिलना है, हमें कुछ बातें करनी है। अर्नोल्ड माफ़ी मांग रहा होता है काइल से, कहता है कि वो दोनों बहुत बदतमीज़ है, तुम उन्हें छोड़ दो। यहाँ पे वो बता रहा होता है कि माइकल ने हमारे जासूस को धोखा दे दिया और वो कहीं चला गया है, और यहाँ पे भी अलग ही सीन बन रहा होता है। तो इधर ये लोग माइकल को ढूंढ रहे होते हैं, और अगस्ते कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब मैं आया था तो भैया मुझे देख के हंसे नहीं थे, वो एकदम शांत थे। और फिर यहाँ में माइकल को दिखाया जाता है, तो माइकल से मिलने के लिए ऋषि आ जाती है, क्योंकि भाई माइकल का बहुत बड़ा प्लान